अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवरी संडे हमारा ये वेबिनार होता है। तो वेबिनार का मकसद क्या है कि भाई फाइनेंशियल फिटनेस जो है हमारी कम्युनिटी को कैसे की जाए। असल मकसद ये है कि हमने एजुकेशन से जो दूरियां अख्तियार कर ली, एजुकेशन से दूर हो गए। फाइनेंस के बारे में हमने कभी जो है इसके बारे में फिक्र नहीं की। नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, ये कहावत हमारे लिए फिट हो जाती है कि किसी मुसलमान को पूरा पूरा निचोड़ लो तो भी 10,000 रुपया निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे नहीं कि हमने फाइनेंस नहीं पढ़ा। फाइनेंस हमने कॉलेज में पढ़ा है, हमने बीकॉम किया है, सीएफए किया, चार्टर्ड किया है, सीए किया, एमबीए वगैरह किया है। लेकिन पैसे की खेती कैसे की जाए इसका हमको इल्म नहीं है। तो पैसे की खेती अगर आपको समझ में आ गए तो आपके लिए बहुत सारे काम आपके जो है आसान हो जाएंगे। अभी हालात ऐसे हो गए हैं कि मुसलमानों के लिए जो जॉब सबसे बड़ा अहमियत रखता है कि भाई मुसलमान नौजवान जो है जॉब पे लगेगा तो ये सोचता है कि मेरा निकाह होगा। अब निकाह करके लाएगा तो बोलेगा मैं निकाह करके ला के करूँ क्या, मेरे पास तो जॉब ही नहीं है। लड़की वाले कहते हैं कि भाई बच्चे के पास जॉब नहीं है, हमारी लड़की कैसे दे। तो बहुत सारे मसाइल जो है सामने आते हैं। तो हमने देखा कि भाई बड़े शहर वाले हो, छोटे शहर वाले हो, देहात वाले हो, तो सबसे बड़ा मसला आज जो है वो जॉब का है। फिर कोविड आ गया। कोविड ने सब पे डंडे बरसाए, चाहे वो बिजनेसमैन है या वो फैक्ट्री वाला है, एनआरआई है, उलमा हजरात है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, हर एक पर जो है डंडे बरसे। आदमी को सोचने में मजबूर हो गया कि एक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम हमारे पास होना चाहिए जो हमने कभी फिक्र नहीं किए थे। जैसे मसलन जो है एक एनआरआई है, उसने अपनी जिंदगी 15 साल 20 साल जो है वो मिडल ईस्ट में निकाल दी। अब जो है कंपनी वाला अगर कह रहा है कि भाई आप बैक टू इंडिया आपको जाना पड़ेगा, तो उसके लिए बड़ा मसला है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी पढ़ाई है, बच्ची की शादी है, घर बनाना है, इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। इंडिया जाके करेगा क्या। इंडिया में ऐसे ही इतने सारे कंपटीशन है कि भाई आदमी जो है 20-25 साल का नौजवान जो है वो 15 साल की सैलरी में काम करने के लिए तैयार है। हायर एजुकेशन वाला जिसने बी फार्म किया है, डी फार्म किया है, इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, तो हायर एजुकेशन भी जो है वो 15-20 हजार में काम करने के लिए तैयार है। तो अधेड़ उम्र वाले 40-45 साल को तो जो है कौन नौकरी देगा। और इस लेवल पे 15,000 20,000 की सैलरी में तो कंफर्ट लगता नहीं है। तो उनके लिए बड़ा मसला आ गया कि भाई इंडिया में आके करे क्या। ओलमा हजरात के लिए मसला आ गया कि ओलमा हजरात ने जो है उनके लिए जो सोर्स ऑफ इनकम थी वो बिल्कुल बंद हो गई। 2-2 साल जो है मदरसे बंद है, मदरसे को सैलरी कहाँ से मिलेगी। ट्रस्टों के लिए मसला आ गया कि ट्रस्टों के पास पैसे नहीं आ रहे। जब पैसे नहीं आएंगे तो ट्रस्ट जो है आगे लोगों को पैसे कैसे देगी, अपने जो है काम करने वाले उनको पैसे कैसे देगी। तो सब तरफ जो है बड़ी जो है एक जो लूप में सभी आ गए। जो फैक्ट्री वाले थे, जो दुकान वाले थे, तो पेशेवर जो काम करने वाले थे, तो उनके लिए मसला आ गया कि भाई सालों साल जो है कारोबार बंद है, कोड बंद है, तो कैसे काम होगा। तो एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम की तरफ जो है लोगों का ध्यान जाने लगा कि क्या हो जाए। तो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम जो है बेहतरीन जो सोर्स है वो है शेयर मार्केट। लेकिन जैसे ही शेयर मार्केट का नाम आता है तो हम सारे के सारे जो है हराम है, हराम है, हराम है, इस तरीके से जो है वो हमारे जहन में बात आती है। लेकिन हराम क्या है तो हमें नहीं पता हराम क्या है। अब हम देखेंगे कि भाई जैसे शराब आपके लिए हराम है, अंगूर से बनने वाली शराब हराम है। चाहे वो जमीन पे पी लो, समंदर में पी लो, आसमान में पी लो, कहीं भी पी लो, आपके लिए जो है शराब हराम, यानी हराम है वो, हर लिहाज से वो हराम है। अब जो है अंगूर से आपने शराब बना ली तो शराब आपके लिए हराम हुई, लेकिन अंगूर हराम नहीं हुआ। संतरे से आपने जो है वो शराब बना ली तो संतरा आपके लिए जो हराम नहीं है, लेकिन संतरे से बनने वाली शराब आपके लिए जो हराम हो गई है। आपने खजूर जो है खजूर से शराब बना ली तो खजूर आपके लिए हराम नहीं है, लेकिन खजूर से बनने वाली शराब हराम है। लेकिन आपने खजूर को भी, अंगूर को भी, संतरे को भी एक ही लाइन में खड़ा कर दिया कि सब के सब हराम है। शेयर मार्केट पूरा के पूरा हराम नहीं है। उसमें कुछ चीजें हैं जो शरीयत ने मना की है, और कुछ चीजें ऐसी है जिसपे शरीयत के दायरे में हम रहकर काम कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि शेयर बाजार ही क्यों, बहुत सारे कारोबार है उसको हम कर सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन शेयर बाजार इसलिए हमने कहा कि शेयर बाजार में सबसे पहली चीज कि आपको कोई फराटे वाले इंग्लिश की जरूरत नहीं है, कि हाई प्रोफाइल डिग्री होनी चाहिए। आज आदमी जो है बड़ी बड़ी डिग्री लेकर जो है चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। आदमी ने बी फार्म किया, डी फार्म किया है, वो चपरासी के लिए अप्लाई कर रहा है क्योंकि नौकरी है नहीं। तो इतनी डिग्री लेकर भी जो है वो चपरासी बन जाए तो उससे बेहतर था कि ना पढ़ता। लेकिन पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए और हमारे पास जो है नौकरी कम हो गई है, तो इसका असर हो रहा है।
तो इसमें कोई फराटे वाली इंग्लिश की जरूरत नहीं है, कोट पैंट टाई पहन कर ही आपको बैठना है तो ही ये काम होगा। दूसरी बात ये कि इसमें आपको कोई आपने कहा कि मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो भी चलेगा। एक एंड्रॉयड फोन और उसके अंदर जो है आपको जो है एक इंटरनेट कनेक्शन, ये हमारे लिए जो है वो आसान है। इतना भी हो तो चलेगा। तीसरी बात ये कि हमको कहीं जो है बड़े शहर में आने की जरूरत नहीं कि एक बंदा जो है लखनऊ के जो है अतराफ में किसी देहात में रहता है तो वहां से बैठ के इत्मीनान से काम कर सकता है। उसको नोएडा में, दिल्ली में या बॉम्बे में, हैदराबाद में, सूरत में, पूना में आने की जरूरत नहीं। अपने घर में रह करके वो काम को आसानी से कर सकता है। यानी दुनिया के किसी भी कोने में रहे वो आदमी आसानी से काम कर सकता है। चौथी बात ये है कि भाई इसमें आपको जो है बहुत ज्यादा मूड़ी लगाने की जरूरत नहीं है, कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल आपके पास जो है अगर 5,000 भी है तो भी आप जो है इस काम को आसानी से कर सकते हैं। इसको एक्टिवली भी कर सकते हैं, पैसिवली भी कर सकते हैं। एक्टिवली इन द सेंस कि पूरे तौर पे आप जो है इसमें आ गए, सीख लिए, काम को कर लिया। या पैसिवली इनकम, जैसे कि एग्जाम्पल एक डॉक्टर है अपनी जो है डिस्पेंसरी में रहते हुए अपने काम को करते, इस काम को कर सकता है। एक लॉयर है अपने वकालत में रहते हुए भी इस काम को कर सकता है। एक आदमी फार्मेसी की दुकान खोल के बैठा है, वो अपना दुकान को भी संभालते हुए इस काम को आसानी से कर सकता है। तो इसमें जो है मंडे से फ्राइडे काम होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है। सुबह 9 से लेके 3:30 बजे तक काम होता है, शाम में जो है छुट्टी होती है। तो बहुत सारी सहूलतें हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से जो है आप इसमें आसानी से काम कर सकते हो। उलमा हजरात भी जो है उनके लिए भी सहूलत है, क्योंकि अपने बच्चों को जो है मदरसे में पढ़ाते हुए जो है वो इस काम को कर सकते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग, अपनी रूटीन को डिस्टर्ब करते हुए कर सकते हैं। हमारी बच्चियां भी टैलेंटेड होती है, घर में जो है अपने घर के कामकाज को जो है करते हुए जो है पर्दे के एहतमाम के साथ जो है अपने घर में बैठे बैठे इस काम को कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स आर देयर वर्किंग इन शेयर मार्केट। लेकिन क्योंकि एक जहन बन गया है कि शेयर मार्केट हराम है, हराम है, चलते फिरते लोगों के कंधे पे हाथ रख दो, कहो उससे कि भाई शेयर मार्केट में काम करना, तो बोलेगा भाई ये तो जुए का अड्डा है। तो एक जहन जो हमारा बना हुआ है, इससे क्या हुआ, हमारे को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अब हमको देखना है, इस प्रोग्राम के थ्रू हम बताना चाहेंगे कि भाई शेयर मार्केट में आप आसानी से कैसे काम कर सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि हमने एक बहुत ज्यादा वक्त जो है गैरों के साथ गुजारा और हमने इनको देखा कि वो उनके पास जो है हर वक्त जो है पैसे के जो है अफराज होती है, हमारे पास जो है पैसे की तंगी होती है कि पहली तारीख से लेकर 15 तारीख तक तो वो किसी तरह से गुजारा होता है, और 15-20 तारीख के बाद में महीने के आखिर तक ऐसे हालात हो जाते हैं कि पैसे मांगने की नौबत आ जाती है। तो और हम गैरों को देखें कि उनके जो है आलीशान घर होते हैं, बड़े बड़े मकान होते हैं, हवेलियां होती है, बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, और फिर आलीशान गाड़ियों में वो घूमते हैं। उनके बच्चियों की शादी 5 स्टार 7 स्टार होटल में होती है और वर्ल्ड का टूर लगा हुआ है। बच्चों की जो है वो पढ़ाई वगैरह जो है वो उम्दा पढ़ाई होती है। तो ये पैसे आते कहाँ से? तो उनके जो पुरखों ने जो है मेहनत की और उन्होंने जो है हर तरीके से पैसे को जो है पैसे की खेती की उन्होंने समझा। तो उस फन को मैं जो है आप तक पहुंचा रहा हूँ कि भाई पैसे की खेती कैसे की जाती है। तो एक वन ऑफ द प्रपोजल, वन ऑफ द ये है कि भाई आप जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करो। बार बार मैं आप ये कह रहे हैं कि भाई शेयर मार्केट से बेहतर है कि भाई आप मैं जो है वो चाय का ठेला खोल दूं। तो चाय का ठेला तो आप खोल सकते हैं, गोलगप्पे का ठेला खोल सकते हो, वड़ा पाव की दुकान खोल सकते हो, लेकिन हर पढ़ा लिखा आदमी ये काम नहीं कर सकता ना। आदमी एक स्टैंडर्ड होती है कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन शेयर मार्केट ऐसा है कि आपके घर बैठे बैठे आप ये काम कर सकते हैं। हमारे उलमा हजरात है, हमारे बच्चियां हैं, वो पर्दे के एहतमाम के साथ घर के बाहर तो निकलेगी नहीं। तो ये बेहतरीन चीज़ है। तो वी स्टार्ट विद द प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम हमने तकरीबन जो है 3 साल पहले शुरू किया। तो लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन आने से पहले हमने इरादा किया कि हम जो है हमारी माइनॉरिटी कॉलेज को अप्रोच करो, क्योंकि वहाँ जो है हमें इकट्ठा जो है एक क्राउड मिल जाता है, उनको समझाने का जो है उनका मौका मिलता है। लेकिन लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन से जो है वो कॉलेज सभी जो है इंस्टीट्यूट बंद हो गई। फिर हमने ऑनलाइन जो है काम करना शुरू किया। शुरू में तकरीबन 5-10 लोग जुड़ते थे, लेकिन लोगों ने इस काम को समझा, इसकी जो है ज़रूरत को समझा। अब जो लोग जो है पूरे वर्ल्ड से ग्लोबली जो है इसमें जुड़ रहे हैं, इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। तकरीबन अब तक जो है 3,500 लोगों ने जो इस काम को सीखा है। तो खुशी भी होती है, लोग सीख भी रहे और पैसे भी कमा रहे, अपने आप को उन्होंने डेवलप भी किया। एनआरआई से वो भी उनको तसल्ली हो गई कि जो तलवार हमारे सर पे लटक रही थी कि इंडिया जाने के बाद में हमें क्या करना है, तो कम से कम एक हुनर हमारे पास आ गया कि हम जो है घर बैठे बैठे काम कर सकते हैं। उलमा हजरात जो परेशान थे उनके लिए भी घर बैठे बैठे काम आ गया। बच्चियां जो है उनके लिए भी काम आ गया। हमारे नौजवान जिनको जॉब नहीं था उनके हाथ में भी काम आ गया कि कहते कि सर अभी तो पहले तो ऐसा था कि वक्त नहीं गुजरता था, आज ऐसा हो गया सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, आपने ऐसा काम दे दिया। तो वाकई में ये काम है करने जैसा है, हमारे साथ बने रहे।
एंड में जो भी आपके डाउट रहे इंशाल्लाह हम जो है इसको कवर करेंगे। तो मैं आई स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन में आपको नजर आ रहा है कि एक बंगला है, बंगला ही नहीं बल्कि आलीशान बंगला है, और बंगले के आगे जो है एक बेहतरीन गाड़ी है, एसयूवी गाड़ी है। तो ये सभी का ड्रीम्स होता है, ड्रीम्स होता है कि भाई एक बंगला हो मेरा और इस तरह गाड़ी हो, तो इंशाल्लाह ये ड्रीम आपको पूरा हो जाएगा। एक ये फेमस सीरियल जो है टीवी में आया करता था, कौन बनेगा करोड़पति। हम कहते कैसे बने करोड़पति, करोड़पति बनना आपके लिए कितना आसान है। तो इंशाल्लाह अगर ये प्रोग्राम को आपने देख लिया एंड तक, तो आपके जो जितने भी जो है ख्वाहिश है, आपकी तमन्ना है, आपके ड्रीम्स इंशाल्लाह पूरे हो जाएंगे। कि भाई मैं एक करोड़पति का एक ड्रीम देखता था, लेकिन इंशाल्लाह अब जो है ये ड्रीम्स पूरा हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें उन लोगों को फॉलो करना है जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो सक्सेस है। पिक्चर के अंदर आपको अजीम प्रेम जी है, मित्तल है, मुकेश अंबानी है, बिल गेट नजर आ रहे हैं कि इन लोगों ने अपनी लाइफ में जो है सक्सेसफुल बने। तो हमको किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। जैसे बंबई शहर के अंदर जो है रेलवे एक लाइफलाइन होती है, सेंट्रल लाइन, वेस्टर्न लाइन, हार्बर लाइन चलती है, और तकरीबन रोजाना रोज जो है 60-70 किलोमीटर का जो है वो ट्रेन का सफर करते हैं। सफर बोले तो इंग्लिश का सफर, SUFFER सफर। तो अगर उसको 10 बजे जो है ऑफिस पहुंचना है, तो तकरीबन जो है 7 बजे घर से निकलता है, 9:30-9:45 बजे घर पे ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस से जब निकलता है तो तकरीबन 8-8:30 बजे घर पे पहुंचता है। तो उसकी सोशल लाइफ नहीं होती है, एक भीड़ का हिस्सा बना हुआ है। दिन भर जो है ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, तो उसकी सोशल लाइफ नहीं होती है। पूरी जिंदगी उसकी जो है सफर में निकल जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक घोड़े का बाजार, एक जो है खुले मैदान में घोड़े का बाजार लगा हुआ है, और उस बाजार के अंदर सारे के सारे घोड़े जो है वो काले हैं, लेकिन एक घोड़ा जो है उसमें सफेद है, बिल्कुल सफेद है, बड़ा खूबसूरत है। उसके गर्दन के बाल और उसके पूंछ के बाल बड़े खूबसूरत है। जब गर्दन हिलाते तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। जो भी खरीदार आता है उसकी निगाह जो टिकती है वो सफेद घोड़े पे टिकती है। बोले इसकी क्या कीमत है। बेचने वाला कहता भी है कि इससे अच्छी नस्ल वाला वो काला घोड़ा है, उसको ले लो, कम कीमत में भी है। बोले ना, हमें तो ये पसंद है, इसकी कीमत बताओ। तो हमारे को भी ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान बनाना है, ना कि हजारों के अंदर हमारा भी एप्लीकेशन चला गया और सारे के सारे एप्लीकेशन साथ मेरा भी एप्लीकेशन कचरे के डब्बे में डाल दिया गया। तो हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान हमको बनाना है, ना कि हम जो है काले घोड़े की तरह जो है वो, हाँ, हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान होना चाहिए कि ये सफेद घोड़ा है। ये जो कोर्स हम कराते हैं ये इंटरनेशनल एक्लेम्ड है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाओगे, वो बोलेगा हाँ ये मेरा काम का बंदा है, इसको पिकअप करो। आप कनाडा में शिफ्ट होना चाहते हो, बंदा बोलेगा ये मेरा काम का बंदा है, इसको पिकअप करो। आप न्यूजीलैंड में जाना चाहते हो, ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हो, साउथ अफ्रीका है, यूरोप में है, मिडिल ईस्ट में, कहीं भी आप जाना चाहते हो, वो आपको पिकअप कर लेगा। बोले ये मेरा काम का घोड़ा है भाई, ये सफेद घोड़ा, इसको पिकअप कर लो। तो हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान जो है होनी चाहिए। बचपन में हमारे नाना हमसे कहा करते कि आप जो है पढ़ाई करते हो, खाली पढ़ाई करके नहीं चलेगा, कुछ कुछ हुनर भी अपने हाथ में ले लिया करो। हमने कहा भाई क्या हुनर होना चाहिए, उस जमाने कंप्यूटर तो था नहीं। तो कहा कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम सीख लो, ताकि आगे चलकर अगर नौकरी ना भी मिले तो कम से कम कुछ गुजारे के लिए आपका जो है काम हो जाए। तो आज वो बात हमको समझ में आती है कि खाली पढ़ाई नहीं चलेगी। खाली आपने BA किया, BCom किया, BSc किया, आपने इंजीनियरिंग किया, आपने फार्मेसी किया, आपने आर्किटेक्चर कर दिया, आपने डिग्री ले ली, लेकिन आपके पास फंड नहीं होने, हुनर नहीं होने की बुनियाद पर मार्केट में आने के बाद 15,000 की नौकरी भी हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। एक आदमी ने 10 साल गुजारा स्कूल के अंदर, फिर 2 साल जो है हायर एजुकेशन लिया, 5 साल जो है वो ग्रेजुएशन के लिए, डिग्री के लिए ले लिया। फिर जो है जब मार्केट में जाता, बोले आप तो फ्रेशर हो। फ्रेशर का मतलब क्या है कि भाई इतने साल मैंने पढ़ाई की, तो बोले वो तो फ्रेश है। बोले आपको मार्केट का ज्ञान नहीं है। आपको जो है जो एजुकेशन लेवल पे जो पढ़ाया गया कि युगांडा का प्रेसिडेंट कौन, युगांडा का जो है कैपिटल क्या, A+B², ये फॉर्मूला क्या, तो इससे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन एक सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है, वो एजुकेशन सिस्टम जो एक भीड़ का हिस्सा है जिसमें हम जो शामिल हो गए। हमको अभी कुछ हट के काम करना है, ऐसा काम करना है कि हम सफेद घोड़े बन जाए, ताकि एक फन हमारे हाथ में आए, ताकि कहीं भी हम चले जाए तो हमें जो है वो सफेद घोड़ा पकड़ पिकअप कर ले कि ये सफेद घोड़ा, इसको पिकअप कर लो, ये हमारे काम का है। अब जो है ट्रेनिंग के दौरान हम बताते हैं कि आप जो है अगर आपने इस कोर्स को कर लिया तो इंटरनेशनल लेवल ही नहीं बल्कि इंडिया के लेवल पे, मसलन आप जो है किसी राजस्थान के बीकानेर शहर में आप रहते हो, बीकानेर बड़ा शहर है, छोटा शहर नहीं है, तो आप अगर टाइप करो शेयर मार्केट जॉब इन बीकानेर, तो आपको ढेरों जॉब जो है शेयर मार्केट जॉब इन बीकानेर मिल जाएंगे। आपने क्या शेयर मार्केट जॉब इन मालेगांव, तो मालेगांव जो है महाराष्ट्र का छोटा सा जो है, छोटा नहीं बल्कि बड़ा शहर है, आपने देख लिया तो वही मालेगांव के जो है ढेरों जॉब आपको मिल जाएंगे।
आपने कहा कि भाई शेयर मार्केट जॉब इन बाराबंकी, लखनऊ का एक शहर है बाराबंकी, आप ढेरों जॉब वहां मिल जाएगी बाराबंकी में। तो आप कहीं भी टाइप कर लो तो आपको लोकली जो इतने जॉब्स अवेलेबल है, क्योंकि इसके अंदर क्या हुआ कि असल जो है शेयर मार्केट के अंदर हमारी आबादी 130 करोड़, 130 करोड़ आबादी में सिर्फ 3% लोग जो है वो इस मार्केट के अंदर, 3%, 3%, यानी 100 में से 3 लोग जो है इस मार्केट के अंदर है। उसमें भी जो है आधे % जो है वो इनएक्टिव है, यानी सिर्फ 1.5% लोग जो है वो मार्केट में एक्टिवली काम करते हैं, यानी इसमें टैलेंटेड लोग जो है, सीखे हुए लोग कम है। तो इसमें जो है अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। अब इसे जरूरी नहीं है कि एक आदमी ने साइंस पढ़ा है, इंजीनियरिंग पढ़ा है तो इस काम को नहीं कर सकता, वो भी जो है आसानी से कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आपने कॉमर्स पढ़ा हो, कॉमर्स के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, एमबीए के अंदर कुछ सब्जेक्ट होते हैं, वो भी थियोरिकल होते हैं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं होता। तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम देखेंगे हमारी आमदनी और हमारे खर्चे। हमारी आमदनी कितनी है? हमारी आमदनी जो है लिमिटेड है, खर्चे हमेशा लगे हुए हैं। आमदनी लिमिटेड, खर्चे हमेशा लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, अपने आमदनी के सोर्स को बढ़ाना है। आपका आमदनी क्या हो, बढ़े, और सोर्स आपका जो है एक्सपेंस जो है कंट्रोल में हो जाए। क्योंकि जैसे कहावत है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो ऐसा हुआ आमदनी 54 हो गई, खर्चा रुपया हो गया। तो हर वक्त जो है हम जो है कर्जे के डूब में डूबे रहते हैं। शादी है, कर्जा ले लिया, फिर इंटरेस्ट पे ले लिया, इस पे ले लिया, तो कर्ज के बोझ के तले जो है वो हर वक्त जो है सहमे और जो है इसमें रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके आमदनी के सोर्स को बढ़ाना है। तो इंशाल्लाह जो है ये सब मसले जो है खत्म हो जाएंगे। एक वीडियो हम देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इन्फ्लेशन ये एक ऐसे राक्षस के समान है जो आपके सारे धन को खा जाएगा। ये एक ऐसे राक्षस के समान है जो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका सेविंग अकाउंट आपका सेविंग अकाउंट नहीं होगा, वो आपका शेविंग अकाउंट होगा। आपका सेविंग अकाउंट आपकी सारी सेविंग को शेव ऑफ कर देगा। आप सोच रहे हैं आप सेविंग अकाउंट में पैसा सेव कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे हैं। सेविंग अकाउंट आपके पैसे को शेव कर रहा है, वो खत्म कर देगा आपके पैसे को। क्योंकि इन्फ्लेशन एक ऐसा राक्षस है जो अदृश्य राक्षस है, जो आपको पता नहीं चलेगा लेकिन सब खा जाएगा। ये इसके बारे में बहुत लोगों को समझ नहीं है, जानते हुए भी समझ नहीं है, भूल जाते हैं। कैसे, मैं आज आपको 3-4 उदाहरण से समझाऊंगा कि कंपाउंडिंग इन्फ्लेशन है क्या। ये चक्रवर्ती इन्फ्लेशन, कंपाउंडिंग इफेक्ट को पहले समझना पड़ेगा। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा, आइंस्टाइन कहते हैं यह 8वां अजूबा है। जानते हैं, मूल पे लगता है ब्याज, और मूल के ब्याज पे जब लगता है ब्याज, और मूल के ब्याज के ऊपर जब मिलके लगता है ब्याज, तो हो जाता है चक्रवर्ती ब्याज, वो होता है कंपाउंडिंग इंपैक्ट। तो इन्फ्लेशन यानी कि आपका जो पैसा है उसकी बाइंग परचेजिंग कैपेसिटी घटती जा रही है। समझते हैं, आज एक इकोनॉमिस्ट है मिस्टर मिल्टन, वो बताते हैं इन्फ्लेशन इज अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ टैक्सेशन विदाउट लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ती है आपसे टैक्स लेने के लिए, लेकिन इन्फ्लेशन तो ऐसी चीज है जिसमें सरकार की जरूरत नहीं है, लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है, ये आपकी पैसे की कीमत को घटाते चले जा रहा है। एक्चुअली inflation is eating away the actual value of your money. Inflation is eating away the actual value of your money. जो आपके पैसे में जो पैसा था, जो आपके पैसे की जो कीमत थी, वो रोज कम हो रही है, वो रोज कम हो रही है। समझते हैं और समझना चाहेंगे। पहले उदाहरण से समझते हैं। सन 2000 के अंदर जो स्टूडेंट एमबीए करते थे, उस समय एमबीए की एवरेज, कॉलेज की एक एवरेज फीस हुआ करती थी 2 साल की 2 लाख रुपया। लेकिन जो एवरेज पैकेज लगा करता था उस समय 3 लाख रुपए का एवरेज पैकेज लगा करता था सालाना। आज 15 साल के बाद, सन 2000 से 2015 में अगर हम देखें, तो जो एवरेज फीस हो गई है एमबीए कॉलेज की, वो हो गई है 20 लाख रुपया। लेकिन जो एवरेज पैकेज पास आउट होने पे लगता है, वो लगता है 9 लाख रुपया। इसका अर्थ क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो बढ़ गया 2 लाख से 20 लाख, यानी कि 10 गुना। लेकिन जो कॉस्ट ऑफ अर्निंग बढ़ी, वो कितनी बढ़ी? 3 लाख से 9 लाख, यानी कि 3 गुना। इसका अर्थ क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तो बढ़ गई आपकी 10 गुना, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ी केवल 3 गुना। खर्चा आपका 10 गुना बढ़ गया, लेकिन इनकम आपकी केवल 3 ही गुना बढ़ी। इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। खर्चा बढ़ गया 10 गुना, इनकम बढ़ी 3 गुना, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। राक्षस है, खा रहा है आपके पैसे को, रोज खा रहा है और आपको पता भी नहीं लग रहा। ऐसा चोर जो आपके सामने आपके पैसे को खाता जा रहा है, आपको पता नहीं लग रहा। विद द कंपाउंडिंग। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि भाई महंगाई का दर जो है बढ़ता जा रहा है, आगे भी महंगाई बढ़ेगी। तो आपको जो है महंगाई से कैसे लड़ना है? तो महंगाई को लड़ने के लिए एक ही तरीका है कि आपकी इनकम सोर्स को जो है आपको बढ़ाना है। अब हम देखते हैं कि हमारे घर की बच्चियां जो आती है, तो घर को सपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ घर के अंदर वो काम करती है कि भाई अपने जो है शौहर फैमिली को सपोर्ट हो जाए। तो आपको आपके सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना है। मेन सोर्स, आप जो कहने का मकसद जो है ये, हम आगे बढ़ जाते हैं कि आपको फाइनेंस की जरूरत क्यों है। अब जो है बच्चों का एजुकेशन,
अब जो है पुराना एजुकेशन हमारा चलता था वही बैलगाड़ी वाली सवारी, हायर एजुकेशन जो है गवर्नमेंट जो एजुकेशन चलते थे हमारे। लेकिन अभी इंटरनेशनल एजुकेशन आ गया। इंटरनेशनल एजुकेशन में ऐसा है कि बच्चों को जो है उस काबिल बनाया जाता है कि जब वो हायर एजुकेशन की तरफ जाता है तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आता है कि हर एग्जाम को क्रैक करना उसके लिए आसान हो जाता है। अभी इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए एक बच्चे पे 2 लाख का खर्चा, 2 बच्चा होगा तो 4 लाख का खर्चा। तो आपको अगर अपने बच्चे को उस लेवल पे पहुंचाना है तो आपको जो है फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। मेरा बच्चा बड़ा होनहार है, उसको सीए करना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा भाई तू आप बीकॉम कर ले भाई, मेरी बच्ची बड़ी टैलेंटेड है, उसके अंदर जो है हुनर है, लेकिन पैसा ना होने की बुनियाद पर उसे डॉक्टरी करना है। मैंने कहा भाई डॉक्टरी पैसा नहीं है तो बीएससी कर ले भाई। तो हमारे बच्चों के अंदर टैलेंट होता है, लेकिन पैसे ना होने की बुनियाद पर वो जो है आगे टक्कर वाला जो है एजुकेशन नहीं ले पाते। दूसरी बात, आपका एक ड्रीम होता है कि भाई मुझे जो है मेरी बहन की शादी, मेरी शादी अच्छी तरीके से धूमधाम से करना है, तो पैसा होगा तो इंशाल्लाह कर सकते हैं आप। यह है कि मेडिकल फैसिलिटी आज की तारीख में हम देखें कि भाई इंडिया के अंदर मेडिकल कितनी महंगी होती जा रही है। अगर पैसा हो तो आपके लिए इलाज होगा, नहीं तो वही सरकारी अस्पताल में जाना पड़ेगा। सरकारी अस्पताल का क्या हाल है सबको पता है। ड्रीम होम, आपका ड्रीम होम कैसा होना चाहिए? हर एक का अपना सपना होता है, ड्रीम होता है कि मेरा घर ऐसा हो। बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहर के अंदर हम ये करते हैं कि भाई सी फेसिंग होना चाहिए, बड़ी बड़ी हाई राइज के अंदर हमारा घर होना चाहिए, पॉन्ड फेसिंग होना चाहिए, लॉन फेसिंग होना चाहिए, गोल्ड फेसिंग होना चाहिए, गार्डन फेसिंग होना चाहिए। तो इंशाल्लाह सब ड्रीम आपके जो है पूरे हो जाएंगे। आपका ड्रीम है कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है, माँ बाप को जो है हर साल हज कराना है। मुझे क्रिकेट का शौक है, मैंने कहा भाई मुझे वर्ल्ड टूर क्रिकेट जो है जहाँ भी वर्ल्ड कप होगा इंशाल्लाह देखने जाना है। आपने देखा क्रिकेट का जो है क्रेज है, आपने कहा मेरे इलाके में मुझे क्रिकेट एकेडमी खोलनी है, तो पैसा होगा तो इंशाल्लाह जो है सब कुछ पॉसिबल होगा, जितने भी ड्रीम्स आपके पूरे हो जाएंगे। लग्जरी होम, हर आदमी चाहता है लग्जरी होम हो, तो हलाल तरीके से कमाए तो लग्जरी होम आपके लिए हलाल है भाई, कोई मना नहीं है आपके लिए। और सबसे अहम चीज है आपका रिटायरमेंट लाइफ। आपका रिटायरमेंट लाइफ कैसे होनी चाहिए? केयर फ्री होने चाहिए कि आई एम रिटायर्ड नाउ, बल्कि मैं केयर फ्री हूँ। कहने का मकसद ये कि आज जो है हमारे बड़े बूढ़े जो होते हैं वो एक बोझ बन जाते हैं। घर के बाहर जो है चारपाई लगा दी जाती है, वहीं पे वो दिन भर जो है बैठे रहते हैं। अक्सर जो है बड़े बूढ़े मस्जिद में नजर आते हैं। ये घर वाले जो है वो घर में रहना थोड़ा सा कुटकुट हो जाता है। तो इंशाल्लाह ये प्रोग्राम ऐसा है कि 16 साल का बच्चा भी सीख सकता है और 61 ईयर्स का बूढ़ा भी इसको सीख सकता है। अगर आपकी 40 की उम्र है तो भी आप इत्मीनान से इस काम को कर रहे हैं, 45 के हो गए तो भी कर रहे हैं, 50 के हो गए, 55 के हो गए, 60 के हो गए, 65 के हो गए, 70 के हो गए, 75 के हो गए, तो भी आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें कोई बुढ़ापा ऐसा नहीं कि आप रिटायरमेंट हो रहे और आप बुढ़ा बुढ़ी अपनी जो है इत्मीनान से रहेंगे, किसी पे बोझ नहीं रहेगा। ये सबसे अहम जरूर चीज है। आप बोलोगे शेयर मार्केट ही क्यों, बार बार आप जो है शेयर मार्केट की तरफ जो है क्यों ये कर रहे हैं? ये जो है चार्ट के अंदर बताया गया है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमिक्स बाय 2030 के अंदर जो उभर के आने वाली उस वो जो है सबसे पहले चाइना है। चाइना जो है सबसे जो है उभरती हुई इकोनॉमी है। चाइना के बाद में जो नाम आ रहा है वो इंडिया का नाम आ रहा है। उसके बाद में जो है यूएसए का नाम आ रहा है, इंडोनेशिया का नाम आ रहा है, टर्की है, ब्राजील है, इजिप्ट है, रशिया है, जापान है, जर्मनी है। क्योंकि कोविड आ गया, कोविड आने से लोगों ने अपना ताल्लुकात जो है चाइना से तोड़ दिया। हर नेशन ने अपना ताल्लुकात चाइना से तोड़ दिया। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या था? इसका ऑल्टरनेटिव इंडिया है। तो जितने भी एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर है, कंपनी जो बंद हो गई वो कहाँ आ गई? इंडिया में आ गई। तो इंडिया की जो बताया जा रहा है कि इंडिया जो है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, तो ये हवा में बातें नहीं है, देयर इज समथिंग। तो बहती हुई नदी में आपको क्या करना है? आपको भी जो है हाथ धो लेना। ये नहीं कि खट्टे अंगूर कहिए, अपने आप को बचा दोगे तो आपका ही नुकसान होगा, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। अब शेयर मार्केट बोलते कि शेयर मार्केट जो है हमने कभी काम नहीं किया। बात चीजें मैं बार बार रिपीट करूंगा तो आप बोलोगे सर बार बार चीजों को रिपीट कर रहे हैं। तो रिपीट करने का मकसद ये होता है कि हमारे जो उलमा हजरात है, कम पढ़े लिखे होते हैं, जो कुछ जो है देहात के लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, वो जो है शेयर मार्केट में आने से डरते हैं। बोलते भाई आप लोग जो है बड़े शहर के हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, इंग्लिश भी बोलते हो, हमारे लिए शेयर मार्केट ये हमारे बस की चीज नहीं है। तो उनको हमको करीब लाना है कि भाई आप भी करीब आइए, आप भी इस काम को आसानी से कर सकते हो। तो शेयर मार्केट में होता क्या है? शेयर मार्केट में दो ही चीज है, एक है बाई और सेल, तीसरी चीज नहीं होती है। आप बोलोगे आप बाई सेल हमने जिंदगी में कभी किया नहीं। भाई आपने किया है, आपने बाई सेल किया है। एग्जाम्पल, मेरे घर में जो है मेहमान आने वाले हैं, घर वालों ने कहा कि भाई मेहमान आने वाले हैं, बाजार से जो है कुछ सेब वगैरह लेकर आइए, एप्पल वगैरह लेकर आइए, कुछ फल वगैरह लेकर आइए। मैं बाजार गया,
बाजार में मैंने जाकर देखा कि एप्पल जो है वो 150 वाले भी है, 120 वाले भी है, 100 वाले भी है और 80 वाले भी है। अब मैंने देखा 150 वाला जो है वो तो एक्सपोर्ट क्वालिटी का बेहतरीन क्वालिटी का माल है, अब मेरे मेहमान भी मेरे लिए अजीज है, खुश होकर जाना चाहिए। 120 वाला थोड़ा सा निचली क्वालिटी का है, 100 वाला और 80 वाला तो मुझे पसंद ही नहीं आया। मैंने 150 वाले से बात किया कि भाई इसको जो है कितने में देगा। मैंने कहा मुझे 100 में चाहिए। उसने कहा भाई अब तक बोनी नहीं हुई, कुछ जो है वाजिब लगा, बातचीत होती रही, उसने 120 में मुझे दे दिया। तो आपने जो है बेहतरीन क्वालिटी का जो है सामान खरीदा, आपने खरीदा, ये जो नॉर्मल होता है, जो बच्चा जाता है, घर वाले जाता है तो अच्छी क्वालिटी का जो है सामान खरीदते हैं। आपने 120 में खरीद दिया और उसको जो है 7% प्रॉफिट में बेच दिया। आपका काम है खरीदना और बेचना, तो आपने 7% प्रॉफिट में क्या किया इसको। हाँ, ये क्या हो रहा है, एक मिनट। 7% प्रॉफिट में आपने बेच दिया। 7% बोले तो 8 रुपए 40 पैसा, इसको आप 10 रुपए पकड़ लिया। आपने 120 में खरीदा था, 130 में आपने बेच दिया। आपका माल बिक जाएगा, आपका माल बिक जाएगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि ये जो आपने माल जो खरीदा है, इसकी कीमत तकरीबन बाजार में 150 रुपया है। आप कितने में बेच रहे हो? 130 में बेच रहे हो, उससे कम में बेच रहे हो। और आपका माल जो है क्वालिटी वाला है, तो इसलिए जो है आसानी से बिक जाएगा। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, टाइटन घड़ी। टाइटन जो है एक ब्रांड है, इंटरनेशनल वैल्यू है, क्वालिटी है, हर तरीके से जो है इसका नाम है। तो टाइटन एक नाम है। अब टाइटन की घड़ी जो है, जो शोरूम के अंदर 10,000 की कीमत की है, आपको वही घड़ी जो है 40% डिस्काउंट में मिल रही है। आपको क्या मिल रही है? वही घड़ी जो है 40% डिस्काउंट में मिल रही है। कितने मिल रहे हैं आपको? 6,000 में मिल रही है। जो 10,000 की घड़ी जो शोरूम में है, वही घड़ी आपको 6,000 में मिल रही है। आपने उसको खरीद दिया और एक छोटा सा मुनाफे में आपने बेच दिया। आपने 7% प्रॉफिट में उसको बेच दिया। आपका माल बिक जाएगा, आपका माल बिक जाएगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि आपने 6,420 के अंदर 7% प्रॉफिट, 6,000 का कितना? 6,420। तो आपने जो घड़ी 10,000 की कीमत की थी, वो आपको डिस्काउंट में मिल गई, 40% डिस्काउंट में मिल गई। तो आपने इसको जो है खरीद दिया 6,000 और एक छोटे से मुनाफे पे आपने बेच दिया, 6,420 में बेच दिया। आपकी माल बिक जाएगा। क्यों बिकेगा? बिकॉज एक ब्रांड है, इंटरनेशनल क्वालिटी ब्रांड है। आप बोलोगे ऐसी घड़ी जो है आपके बस अड्डे पर या जो है ट्रेन के अड्डे पर मिलती है, जो 250 रुपये कीमत की है। अब ये 250 वाली कीमत की घड़ी और ये 10,000 कीमत की घड़ी में फर्क है, क्योंकि ये टाइटन जो एक ब्रांड है, वैल्यू है। और ये 250 वाली घड़ी जो है, ये तो बस वक्ती जो है इसके अंदर चमक है। अगर ये 10 मिनट बाद जो है घड़ी बंद हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 0 है। अगर ये है जो है थोड़े दिन बाद इसकी चमक खत्म होनी शुरू हो जाएगी और जो है इसकी जो है औकात जो है समझ में आ जाएगा। तो सबसे बुनियादी चीज आपको जो है शेयर मार्केट में आती है, वो है क्वालिटी। तो आपको क्वालिटी पे काम करना है। कोई भी चीज के अंदर इंटरनेशनल ब्रांड हो, क्वालिटी हो, सबसे बुनियादी चीज आपको ये काम करना है। दूसरी बात, आपने जो एक छोटा सा मुनाफा ले लिया 7% का, आपने 7% का मुनाफा ले लिया। ये 7% का मुनाफा आपने अगर 15 बार ट्रेड किया, 15 बार अगर आपने बाइंग सेलिंग की, तो आपके पैसा क्या हुआ? डबल हो गया। साल के अंदर आपका पैसा डबल हो जाना चाहिए। बाइंग करना, सेलिंग करना, बाइंग करना, सेलिंग करना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना। अब बच्चियां बोलेगी कि हमने तो कभी खरीदा बेचा नहीं है। भाई आपने भी खरीदा बेचा है। आप बाजार जाते हो, एक जो है सूट खरीदना है, दुपट्टा खरीदना है, एक करना है, तो 500 रुपए के सूट के लिए आधा आधा घंटा जो है ये करते हो कि भाई ये सूट है, इसका मैचिंग दुपट्टा है, इसकी सलवार कैसी है, कपड़ा कैसा है, हर चीज को जो है बारीकी से देखते हो। उसके बाद में आप जो है खरीदते हो। फिर आपने उसकी मैचिंग जो है सैंडल खरीद ली, मैचिंग जो है चूड़ियां खरीद ली। तो खरीदना बेचना तो हर बंदा जानता है। अब खरीदने बेचने में आपको क्या करना है कि क्वालिटी का ध्यान देना है शेयर मार्केट के अंदर। बाकी इसकी बारी क्या क्या है हम जो है आपको बताते रहेंगे। अब जो शरीयत के दायरे में कौन कौन सी चीजें आती है जो आपको करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है। सबसे बुनियादी चीज, बैंकों के अंदर हमको काम नहीं करना। बैंक जो है वो प्योरली 100% जो है सूदी कारोबार करता है। एग्जाम्पल जो है, राम ने जो है बैंक को अप्रोच किया कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपया है, मुझे फिक्स डिपॉजिट पे रखना है। बैंक ने कहा भाई ठीक है, आपको 6% भी जो है ब्याज मिल जाएगा, 6% इंटरेस्ट पे आप रख सकते हो। अब जो है बैंक के अंदर कोई प्रोडक्शन तो होता नहीं, कि फैक्ट्री तो है नहीं कि भाई वो कुछ प्रोडक्शन कर रही है और सेल कर रही है, बिक्री कर रही है। सामने जो है शाम आ गया। शाम ने क्या किया कि मुझे 10 लाख की जो है लोन की जरूरत है। अब राम ने जो बैंक ने क्या किया, भाई ठीक है भाई आपको कोलेट्रल जमा कर दिया, 10 लाख रुपया इसको दे दिया, इससे 12% ले लिया भाई। इससे क्या किया? 12% ले लिया। तो 6% तो राम को दे दिया, 12% इससे वसूल कर लिया। तो इसका जो डिफरेंस है, इसका प्रॉफिट कितना परसेंट हो गया? ये 6% इसका प्रॉफिट हो गया। किसका? बैंक का। तो बैंक का जो काम जो है प्योरली जो है वो इंटरेस्ट वाला काम है।
तो आपको बिल्कुल जो है बैंकों के अंदर काम नहीं करना। दूसरी है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जैसे बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस वगैरह, जो फाइनेंस कंपनी है। जैसे मुझे जो है मोबाइल खरीदना है, अब मैं चला गया, पैसा तो है ही नहीं, मैंने चला गया, उसने वहां पे ठीक है भाई आप किस्तों पर जो है मोबाइल खरीद लो। अब जो भी आप किस्तों पे लोगे उस पर ब्याज आ जाता है। मुझे घर के लिए एसी खरीदना था, मैं चला गया, किस्तों पे मैंने एसी ले लिया, फ्रिज ले लिया, टीवी ले लिया। मुझे बाइक की जरूरत थी, टू व्हीलर की जरूरत थी, मैं चला गया और मैंने जो है बाइक ले लिया। तो जो भी चीजें आप जो है किस्तों पे लेते हो, ईएमआई पे लेते हो, वो चीज पे जो है आपका इंटरेस्ट लागू हो जाता है, उस पर आप जो है अवॉइड करो। तीसरी चीज आपकी जो है लीकर कंपनीज, लीकर यानी दारू की जो कंपनी जो दारू का कारोबार करती है, उसमें आपको जो है अवॉइड करना है। चौथी चीज जो है वो है जुए के अड्डे, कैसीनोस। जो कंपनी प्योरली जुए के अड्डे वगैरह चलाती है, ऐसी कंपनीज में आपको जो है अवॉइड करना है। तो 100% आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा जो है हमारे उलमा ने जो है कुछ शराइत जो है मद्देनजर रखते हुए कि भाई इंडिया जो है वो मुसलमानों की हुकूमत तो है ही नहीं है, और जितने कारोबारी लोग हैं 95% कारोबार से ज्यादा ही लोग जो है वो गैर है, और गैर जो है वो इंटरेस्ट का कारोबार में वो जो करेंगे काम, बल्कि गवर्नमेंट भी कुछ सब्सिडी देती है इंटरेस्ट की, तो वो भी उसको इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए इंटरेस्ट जो है बना नहीं है, वो तो काम करेंगे। तो उलमाओं ने उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ों को फिल्टर किया है, जो ट्रेनिंग के दौरान जो है बताई जाती है कि भाई क्या क्या चीज़ें फिल्टर करनी है, कैसे जो है काम करना है। तो ये जो है शरीयत के दायरे में तो 4 चीज़ें आ गई जिसमें जो है बिल्कुल आपको काम नहीं करना। ओके, अब मैंने आपसे कहा कि भाई आपको क्या करना है, 7% ट्रेड लेना है। 7% ट्रेड से आपके पैसे की खेती करना है। मसलन पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल आपने जो है 10,000 से कारोबार शुरू किया, 10,000 से कारोबार को शुरू किया आपने, तो नेक्स्ट ईयर के अंदर आपका जो है पैसा क्या हो जाना चाहिए, डबल हो जाना चाहिए। आपका पैसा क्या होना चाहिए, डबल। डबल, और तीसरे साल के अंदर डबल। इस तरीके से जो है आपके पैसे डबल होना चाहिए। यानी आपने काम किया, 10,000 से काम किया, तो नेक्स्ट ईयर के अंदर मेरा पैसा डबल 20,000 हो जाना चाहिए। 20 का 40, 40 का 80, 160, इस तरीके से जो है मेरा काम होना चाहिए। इसे कहते हैं पैसे की खेती। अब इतने साल तक आपने पैसे की खेती को समझा नहीं था, अब इस ट्रेनिंग में आने के बाद में आपको समझ में आया कि पैसे की खेती कैसे की जाती है। अब जो है इस पे आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाए, एक्टिवली करे या इनएक्टिवली करे, पैसिवली करे, मैंने दोनों तरीका आपको बता दिया। अब अगर जो है 1 लाख रुपया मेरे पास है, मुझे पहले जो पता नहीं था पैसे की खेती कैसे करना, मेरे पास 1 लाख रुपया, मैं बैंक को अप्रोच कर लिया कि बैंक के अंदर मुझे जो है इसको रखना है। तो बैंक वाला क्या करेगा, आपको 6% से, उसने कहा भाई 6% से आपको जो है फिक्स डिपॉजिट रखा जाएगा। यानी साल का कितना मिला आपको, 6,000 रुपया मिला। यानी महीने का कितना हो गया, महीने का आपका हो गया 500 रुपया। यानी 1 लाख रुपया अगर मेरे पास है, अब मुझे जो है पैसे की खेती या कुछ बिजनेस नहीं आता था, या मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, मुझे कोई रिस्क लेना नहीं है, मैंने बैंक के अंदर पैसे रख दिए। बैंक क्या करेगा, साल में 365 दिन बाद मुझे 6,000 रुपया देगा। जैसे महीने का कितना हो गया, 500 रुपया। 500 रुपये से क्या होगा, 500 मेरे घर का गुजारा नहीं होगा, बिजली का बिल भी पूरा नहीं होगा। अगर मैंने 10 लाख रुपया बैंक में रख दिया, और जो है बैंक क्या देगा, बैंक वही मुझे जो है 6% देगा, कितना हो जाएगा, 60,000 रुपया साल का। तो महीने का कितना हो गया, तो महीने का हो गया, आपने देखा महीने का हो गया 6,000 रुपया, 5,000 रुपया। तो 5,000 से आपका घर का गुजारा नहीं होगा, मुश्किल है। आजकल देहात के अंदर भी 5,000 से घर का गुजारा मुश्किल हो गया। तो आपको जो है एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, ताकि आप फाइनेंशियली क्या करें, स्ट्रांग बन जाए। अब आप बोलोगे कि सर आपका मकसद क्या है इस काम को करने का। चीन में कहावत है कि एक फकीर, एक साहिल आपके घर पे आ जाए, एक मांगने वाला आपके घर पे आए, कहा भाई गरीब हो, मिस्किन हो, फकीर हो, कुछ खाने को दे दो। आपने गुजारे के लिए जो है उसको जो एक वक्त का जो है गुजारे के लिए दे दिया। दूसरे वक्त फिर हाजिर हो गया कि गरीब हूँ, मिस्किन हूँ, फकीर हूँ, कुछ खाने को दे दो। आपने जो है फिर दूसरे दिन उसको, दूसरे वक्त में उसको खाने का इंतजाम कर दिया। अगर उसी फकीर को आपने जो है, उसी फकीर को अगर आपने जो है मछली पकड़ना सिखा दी, तो क्या होगा, जब भी इसकी जरूरत पेश आएगी वो जाएगा, मछली पकड़ेगा, अपना भी गुजारा करेगा, अपने घर वालों का भी गुजारा करेगा। यही हमारा मकसद है कि आप जो है इस काम को करने वाले बन जाए, और इस काम को करेंगे तो इंशाल्लाह जो है हर छोटे बड़े देहात के अंदर आसानी से जो है काम हो जाएगा। अब हमारे प्रोग्राम के अंदर ग्लोबली लोग जुड़ रहे हैं। कई जो है मैं प्रोग्राम में जुड़ा जो बॉम्बे से और अपने जो है इंडिया से जो है कोविड के बाद में प्रोग्राम जो है वेबिनार्स वगैरह हुए हैं। तो उसमें मैंने देखा कि लोग ये कह रहे थे कि हमारे जो नौजवान है उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनको जुडिशरी सिखाया जाए, उनको जॉब्स दिया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई, लेकिन ग्राउंड लेवल पर किसी के पास जो इसका सोल्यूशन नहीं है कि कैसे किया जाए।
अब बम्बई जैसे कोई बम्बई कोई छोटा शहर तो है नहीं, बम्बई बहुत बड़ा शहर है। हैदराबाद कोई छोटा शहर तो नहीं, बहुत बड़ा शहर है। वैसे ही बैंगलोर कोई छोटा शहर तो नहीं, बहुत बड़ी आबादी है मुसलमानों की। सूरत ले लो, अहमदाबाद ले लो, बड़ौदा ले लो, पूना ले लो, ऐसे कितने जो है हजारों हजारों जो है बड़े बड़े शहर जो मुसलमानों के जो है घनी आबादी के आबाद है। अब हर एक को जो है जॉब देना वो आसान बात है कि हर एक को जो है आप जॉब दे दो, कहाँ से जॉब दोगे? जॉब तो है ही नहीं मार्केट के अंदर, कि हर जगह लॉकडाउन के हिसाब से जो है, फिर हर बच्चा जो है पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो उसके हिसाब से क्या किया जाए? तो आपको क्या है, ये काम जो है बेहतरीन काम है कि आप अपने घर में रहते हुए इस काम को आसानी से कर सकते हो। या तो एक ऑटो ड्राइवर है वो भी इस काम को आसानी से कर सकता है, एक 10वीं पढ़ा बच्चा वो भी इस काम को आसानी से कर सकता है। इसके लिए जो है वो 15 दिन की हमारी ट्रेनिंग होती है, 15 दिन की ट्रेनिंग है और 6 महीने की प्रैक्टिस है। अल्लाह के नबी ने हमको जो है बिजनेस करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी ने तिजारत की और हमको हुक्म भी दिया है आप भी तिजारत करो। बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले चीज जो आती है वो फाइनेंस की जरूरत पड़ी है। बगैर फाइनेंस के जो बगैर पैसे के जो बिजनेस होगा नहीं। चाहे आपको चाय का ठेली करना हो तो भी आपको फाइनेंस की जरूरत होगी। दूसरी बात, उस चीज की नॉलेज होना चाहिए। उस बिजनेस की नॉलेज होना चाहिए। अगर मुझे खेती बाड़ी की नॉलेज ना हो, मैं खेती करने जाऊँ तो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा। तो इस काम को जो है हमने दोनों तरीके से जो है, फाइनेंस आपसे कहा गया कि भाई 5,000 से इस काम को आप शुरू कर सकते हो। नॉलेज के लिए हमारे पास जो है हमने 15 दिन की ट्रेनिंग दी है इसके लिए, प्लस 6 महीने की प्रैक्टिस है। अब 6 महीने की प्रैक्टिस क्यों है? प्रैक्टिस इसलिए है क्योंकि भाई कोई चीज को आप सीख के करोगे तो क्या होगा, उसका मजा अलग होगा। आपने जो है किताब पढ़ ली हाउ टू स्विम, भाई तैरना कैसा है, आपने किताब पढ़ ली और समंदर में जाकर के आपने डुबकी लगा ली तो क्या हो जाएगा? वो तो धोखा हो गया ना भाई। आपने तो है पढ़ा लेकिन प्रैक्टिकली किया नहीं, तो धोखा हो गया। आपने किसी तालाब में जो है हाउ टू स्विम करके जो है किताब पढ़ ली और आप तालाब में आपने जम कर लिया, लेकिन प्रैक्टिकली आपने सीखा नहीं, तो क्या होगा? वो तो नुकसान वाली बात हो जाएगी, धोखे वाली बात होगी। तो इसलिए जो है 15 दिन की ट्रेनिंग और 6 महीने की जो है प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा जो है एग्जाम्पल के तौर पर दो तरीके की पब्लिक होती है, एक तो बिजनेस करने वाली और दूसरी है वो है आपकी सैलरी वाली। एक तो बिजनेस करती है और एक जो है वो सैलरी वाली जो नौकरी पेशा लोग है। तो समझ लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आसमान से रोजाना जो है 1 करोड़ की जो है वो रोजी उतरती है, तो बिजनेस करने वाले लोग जो है वो तो 10% है और नौकरी पेशा करने वाले लोग जो है वो ज्यादा है। नौकरी पेशा करने वाले लोग कितने होते हैं? 90% लोग जो है वो नौकरी पेशा होते हैं। अब बिजनेस करने वाले लोग कम होते हैं। और आसमान से जो रोजी उतरती है तो 90% किसको मिलती है? बिजनेस करने वाले को मिलती है। और 10% किसको मिलता है? सर्विस करने वाले वो। इसलिए जो है जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो हर वक्त जो है फलते फूलते रहते हैं, वो तरक्की करते रहते हैं। और सैलरी वाले लोग जो है वो कश्मकश में रहते हैं। बच्ची की शादी है तो कश्मकश, घर बनाना है तो कश्मकश, उनके पास जो है तरक्की के जो है रास्ते बहुत कम होते हैं। तो आपको जो है बिजनेस भी हो गया, आप अपने काम में रहते हुए एक्टिवली या पैसिवली दोनों काम कर सकते हो। इसके अंदर करना क्या है, काम को सीखना और एक्टिवली कर लो या पैसिवली करो। आपने जो है अल्लाह के नबी के हुक्म को भी जो है अदा कर लिया, बिजनेस करना भी शुरू कर दिया और तरक्की भी, फाइनेंशियली आप जो है तरक्की भी कर लो। 1940 के अंदर 1 रुपए के अंदर जो है हमारे बड़े बूढ़े से आप पूछो कि भाई पहले जो है जमाने में 10 रुपए में घर चलता था। 1960 के अंदर जो है 10 रुपए में आपका घर जो है चलता था। पहले 1 रुपए में चलता था, फिर 10 रुपया हो गया 20 साल बाद। 1980 के अंदर जो है 100 रुपया हो गया और 2000 के अंदर जो है 1000 रुपया हो गया। सॉरी ये गलती हो गई है, यहाँ 10 रुपया था, ये 100 रुपया हो गया, ये 1000 रुपया हो गया और ये 10,000 रुपया हो गया। और 2020 के अंदर ये लाख रुपया हो गया। मैंने कहने का मकसद क्या कि हर दौर के अंदर जो है आपकी आमदनी जो थी, पहले 10 रुपए में आपका घर का खर्चा पूरा चलता था। 1960 के अंदर वो 100 रुपए में घर का खर्चा था, आपकी आमदनी वैसी बढ़ गई। 1980 के अंदर आपकी आमदनी 1,000 रुपया हो गई तो घर का खर्चा भी वैसे ही चलता था। 2000 के अंदर आपकी आमदनी 10,000 रुपया हो गई तो फिर वही घर का खर्चा भी वैसे ही बढ़ता गया। आज जो है आप देखोगे कि भाई गवर्नमेंट सर्वेंट की पगार तकरीबन जो है दसों लाखों रुपया सैलरी होती है। टीचरों की देखिए लाखों रुपया सैलरी होती है, लेकिन लाखों रुपए की सैलरी होने के बावजूद भी जो है वो अपने मन का घर, अपने मन की जो है घूमने की जगह पर नहीं जा सकता, बिकॉज महंगाई इतनी हो गई है कि वो अपने आप को जो है इससे कोप अप नहीं कर पा रहा है। अब आप देखो 2040 के अंदर कितनी हो जाएगी महंगाई? ये जो 1 लाख रुपया 10 लाख रुपया हो जाएगा। तो आपको नजर आया है कि भाई ये जो है ये महंगाई का दर है।
ये महंगाई का दर है। और हम कहाँ कौन से लेवल पे खड़े हैं? हम तो ये लेवल पे खड़े हैं। हम कौन से लेवल पे खड़े हैं? ये लेवल पे खड़े हैं। 2018 में एक सर्वे हुआ, 2018 में एक सर्वे हुआ, सर्वे में बताया गया कि मुसलमानों की साल की आमदनी कितनी, 1.5 लाख रुपया कितनी है, यानी महीने का कितना हो गया, महीने का आप देखोगे 12,500 रुपया। मुसलमानों की सालाना इनकम जो है वो 1.5 लाख रुपया है, महीने का कितना हो, 12,500 रुपया। तो आप कौन सी कैटेगरी में आ गए? आप तो इस कैटेगरी में खड़े हो, आप जो है इस कैटेगरी में खड़े हैं। मुंबई जैसे शहर के अंदर हम देखते हैं कि 60% जो है झुग्गियों में रहने वाले लोग, 60% यानी जो झोपड़पट्टी में रहने वाली आबादी 60% जो है मुसलमानों की है। यानी मुसलमान जो है, सच्चर कमेटी कह रही, इस दलील भंगी से भी जो है गया गुजरा जो जो कौम है वो है मुसलमान। तो आपको चाहिए कि फाइनेंशियली आप अपने आप को क्या करें, स्ट्रॉन्ग करें। जब तक फाइनेंशियली अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, आप अपने आप को मजबूत नहीं बना पाओगे। अगर जो है पेड़ की जड़ें ही अगर कमजोर है, अगर ऊपर से आपने कितना ही फवारा कर दिया, तो वक्ती तौर पे वो जो है पेड़ तो हरा भरा हो गया, लेकिन नीचे जड़ें जो है मजबूत है, वो जो है आपको जो है ज्यादा देर हरा भरा रखने में काबिल नहीं बनेंगे। तो आपको चाहिए कि आप फाइनेंशियली जो है स्ट्रांग बने। अब मैं जो है कुछ दूसरा एग्जांपल देता हूं कि हमारे बंबई शहर में हमारे नाना ने अपने वक्त के अंदर जो है बंबई के अंदर घर खरीदा था, जिसकी कीमत थी 100 रुपया, पुरानी बंबई के अंदर। अब जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते गए, उस घर की कीमत बढ़ती गई। नेक्स्ट जनरेशन आया, उस वो अपने जो है लड़कपन में उसने जो है उसी घर की कीमत को देखा, भाई 1,000 रुपये हो गए। अब जब वो कमाने लायक हुआ, तो देखा भाई वही घर जो 100 रुपए की कीमत का था, वो जो है 10,000 का हो गया। अब जब उनकी पीढ़ी आई, जब वो खेलने के लायक बने, समझदार बने, तो उन्होंने उस घर की कीमत देखा 1 लाख का हो गया। जब वो कमाने लायक बने, वो जो है 10 लाख का हो गया। अब जब उनका जनरेशन आया, तो 1 करोड़ का हो गया। तो ये 70-80 साल की कीमत अरसे के अंदर जो घर जो है 100 रुपए की कीमत का खरीदा हुआ था, आज वो घर कितने कीमत का हो गया, 1 करोड़ का हो गया। तो आपको भी चाहिए, हाँ, अगर आपको किसी को जो है घर खरीदना है, अभी मुझे घर खरीदना हो 1 करोड़ का, तो क्या हो जाता है, पूरे जो है घर के जेवर है, पीएफ है, और जो है कहीं से पुरानी जमीन और कुछ हिस्सेदारी मिल करके एक घर हम खरीद पाते हैं। अब बंबई के अंदर जो है 100 करोड़ के घर भी बन रहे हैं, 100 करोड़ के बन रहे हैं, 200 करोड़ के जो है घर बन रहे हैं, और उसकी बिक्री भी हो रही है, उसकी बिक्री हो रही है। इसका मतलब है कि लोग खरीद रहे हैं। और अब्दुल कहाँ खड़ा है, अब्दुल तो यहीं पे जो है खड़ा है 100 करोड़ के ऊपर, यानी कितना बड़ा गैप है इसके, हमारे और गैरों के बीच में कितना बड़ा गैप है। इस गैप को आपको फील्ड करना है, फाइनेंशियली अपने आप को जो है स्ट्रॉन्ग करना है। आप बोलोगे सर आपने जो एक चीज बता दी कि भाई चाइना में जो है, चाइना के अंदर जो है कहावत है कि आपने सबको जो है पैरों पर खड़ा कर दिया। दूसरी चीज हम बताना चाहेंगे कि अगर मैंने 100 लोगों को जो है इस काम के लिए खड़ा कर दिया, अब 100 लोग जो है इस काम को सीखे, 100 लोगों ने जो है 1 करोड़ रुपया कमा लिया, अपने पैरों पे खड़े लगे। अब 1 करोड़ रुपया कमा लिया, तो जाहिर सी बात है जक़ात भी देंगे। अब वो 2.5 लाख रुपया जक़ात देंगे। अब ये 2.5 लाख जक़ात किसके काम में आएगी, मल्टीप्लाई बाय फी आदमी ने 2.5 लाख रुपया जक़ात निकाला, करोड़ रुपया कमा लिया, 2.5 लाख रुपया निकाला, कितनी जक़ात हो गई, हाँ 2.5 करोड़ हो गई। ये जक़ात किसके काम में आएगी, भाई हमारी जो है कौम के काम में आएगी। मैंने 1000 लोगों को इस काम को सिखा दिया। अब 1000 लोग जो है इस काम को सीखने वाले बने, 1000 लोगों ने क्या किया, 1 करोड़ रुपए कमा लिया। अब ये भी ज़कात देने वाले बनेंगे, जाहिर सी बात है 2.5 लाख रुपया भरेंगे, तो ये 2.5 लाख रुपए किसके काम में आएगा, कितना पैसा जमा हो गया, आप देख लीजिए कितना पैसा जमा हो गया, 25 करोड़ जमा हो गया। अब ये 25 करोड़ किसके काम में आएगा, उम्मत के काम में आ गया। अब मैंने जो है 10,000 लोगों को ट्रेन कर दिया इस काम के लिए, 10,000 लोगों ने इस काम को सीख लिया। अब वो काम करने वाले बने, अब उन्होंने जो है 1 करोड़ रुपया कमाया, वो भी ज़कात देने वाले बनेंगे, जाहिर सी बात है ज़कात देंगे, हर आदमी ज़कात देगा, खैर के काम भी करेगा। मैंने 10,000 लोगों को सिखा दिया, कितना पैसा जमा हो गया, आप देखिए 250 करोड़। अब 250 करोड़ किसके काम में आएगा, किसके काम में आएगा, उम्मत के काम में आएगा। हाँ, अब यही बंदे जो ज़कात भी देंगे तो कार खैर का काम भी करेंगे, ये मदरसे भी बनाएंगे, मस्जिदें भी बनाएंगे, और जो है खैर के काम भी करेंगे। तो फाइनेंस का होना जो है बहुत जरूरी होता है। फाइनेंस नहीं होगा तो फिर आपके लिए जो है वो परेशानी तो है ही है। हमारे पड़ोसी मुल्क के जो है पीएम जो है एक बार भाषण दे रहे थे, तो भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क जो है वो पहले नंबर पे है हज पर, उम्रा के लिए। हमारा मुल्क जो है वो पहला नंबर आता है उम्रा के लिए, कि उम्रा के लिए इतने लोग हमारे यहाँ से जाते हैं। दूसरा नंबर ज्यादा है हज के लिए। हज के लिए क्या है,
हमारा मूल्य दूसरे नंबर पे है, लेकिन ईमानदारी के अंदर हमारा मूल्य जो है वो 21 नंबर पे ईमानदारी के अंदर है। ईमानदारी नहीं है हमारे अंदर, ठीक है ना। हज है, उम्रा है, सब कुछ है, लेकिन ईमानदारी नहीं है। और किसी बड़े ने ये कहा कि किसी गरीब से जो है ईमानदारी की उम्मीद ना करो। तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना भी एक जो है, ये भी जरूरी है कि आप जो है अपने ईमान पर जो है खरे उतरे, क्योंकि आज के दौर के अंदर जो है हालात ऐसे है कि आपको जो है पैसा भी होना आपके लिए जरूरी है, ताकि टक्कर की आप जो है लड़ाई कर सको। तो मैंने कई सारी बातें आपके सामने रख दी। मैं आगे जो है अपने प्रेजेंटेशन को जो है ये करता हूँ। हमारे साथ अब बने रहे, इंशाल्लाह जो है 10-15 मिनट में प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, देन विल प्रोसीड। अब जब बचपन में मुझे जो है किसी चीज की जरूरत पड़ती थी, मैंने कहा भाई मुझे जो है क्रिकेट की बैट चाहिए। माँ कहती क्या भाई पैसा पेड़ पे लगता है, भाई बक्स मेरे जो बैग फट गई है, नया बैग चाहिए, बोले पैसा क्या पेड़ पे लगता है। सब बच्चे जो है पिकनिक जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, बोले पैसा क्या पेड़ पे लगता है। हम कहते हैं पैसा पेड़ पर ही लगता है, प्रोवाइडेड आप क्या करो, पैसे की खेती करो, पैसे की खेती करो। अगर आपने पैसे की खेती समझ ली तो पैसा तो पेड़ पर ही लगता है ना। इट्स अ $1 million क्वेश्चन, के पैसे की खेती कैसे की जाए। एक साइंसर है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये कहते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ये 8वां अजूबा है। कंपाउंड थ्योरी जो है ये 8वां अजूबा है। हमने 7 अजूबे अब तक देखे, 8वां अजूबा आज हम देखेंगे। और वो आगे कहते हैं कि जिसने इस अजूबे को समझ लिया वो तो फलाह को पहुंचेगा, और जिसने नहीं समझा उस दुनिया में गुलामी की जिंदगी जिएगा। आज मुसलमान हम देख ले इंडिया के अंदर गुलामी की जिंदगी जी रहे, क्योंकि भाई उसने इस फंडे को नहीं समझा। कौन सा फंडा? कंपाउंड वाला फंडा। ओके, इसको हम समझ लेते हैं। एक वीडियो हम देखेंगे, फिर हम आगे एक बार बढ़ेंगे। एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का 1 दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का 1 दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ 1 दाने से हुई थी। कहानी की सीख। तो आपने देखा भाई इस वीडियो के अंदर एक चतुर कवि था, घर में हालात पेश आए, घर वालों ने कहा कि राजा के दरबार में जाकर कुछ मांग लाओ। राजा के दरबार में हाजिर हुआ, अपने फन को पेश किया। राजा खुश हुआ, बोला क्या चाहिए। कहा भाई आपके सामने शतरंज का जो चेस बोर्ड रखा हुआ है, जिसमें 64 खाने होते हैं। एक खाने में, पहले खाने में चावल का 1 दाना डाल दो, दूसरे में डबल कर दो, 2 कर दो, 2 का 4 करो, 4 का 8 करो, 8 का 16 करो। इस तरीके से जो है चावल के दाने बढ़ाते जाओ। राजा को उसकी चतुराई समझ में नहीं आई। कहा भाई तुम्हें इनाम में सोना चांदी नहीं चाहिए, चावल के दाने चाहिए। उसने कहा जैसा कहा गया वैसा किया जाए। राजा ने हुक्म किया कि ऐसे किया जाए। अब वो जो है पहले खाने में चावल का 1 दाना, दूसरे में 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, इस तरीके से करते गए।
अब जो है वो आगे चल के गिनती जो है बढ़ती गई। जब आधे खाने में आए तो पता चला कि गिनती बहुत बड़ी है, और जब आखिरी खाने 64वें खाने में जब आए तो पता चला राजा का राजपाट, उसका महल, उसका सोने चांदी जो भी थे सब कुछ जो है चतुर कवि को देना पड़ा। उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? चावल के एक दाने से। इसी को बोलते हैं कंपाउंड थियरी। तो कंपाउंड थियरी को क्या करना है? अपनी जिंदगी में लेकर आना है, अपनी पैसे की खेती कैसे करना। ठीक है, हमारे साथ बने रहे इंशाल्लाह। 15 मिनट के अंदर अब जो है खत्म हो जाएगा। इस काम को करने के लिए आपको जो है, मैं जैसे मैंने कहा कि आपको 5,000 से आप इस काम को शुरू कर सकते हो। 5,000 रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है। एक देहात में रहने वाला बंदा भी जो है आसानी से 5,000 रुपया कहीं से जमा कर सकता है। हमारी जो उलमा हजरात है वो भी देहात में अगर रहते हैं तो वो भी आसानी से 5,000 रुपये कहीं से मांग करके काम कर सकते हो। तो इस काम को करने के लिए कोई MLM मार्केटिंग हमारी नहीं कि आपको राइट बनाना है, लैब बनाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको एक काम को सीखना है, सीख करके जो है कम से कम आप जो है 5,000 से इस काम को शुरू कर सकते हो। आपके 50 है तो 50 से शुरू कर दिए, लाख रुपए लाख से शुरू कर लिए, कोई हर्ज नहीं है। 5,000 से काम शुरू किए, 1 करोड़ रुपये लेके जाइए, 1 करोड़ रुपये आप लेके जाइए। जैसे साउथ में कहावत है कि भाई सर का एक बड़ा बाल ले लो, उसके आगे एक फंदा बना दो, उस फंदे को जो है पहाड़ की चोटी पे अटका दो और उसको खींचो, आएगा तो पहाड़, जाएगा तो बाल। भाई आपने 5,000 से काम शुरू किया, किसी वजह से आपको समझ में नहीं आया, नुकसान भी हो गया, तो 5,000 का नुकसान हो गया, कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं है, अटैक तो आएगा नहीं। और आएगा तो कितना मिलेगा? 1 करोड़ रुपया मिलेगा। दूसरा हमने लिखा पे वंस एंड गेट प्रॉस्पेरिटी सिक्योरिटी। एक ही बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है, फिर आपकी जो है जिंदगी में हर वक्त जो है आपको पलट के देखने की जरूरत नहीं है। आपको जो है जक़ात लेने वाला नहीं, जक़ात देने वाला बनना है। आज मामला यह है कि भाई एक अनार 100 बीमार है, एक आदमी जो जक़ात लेके अगर निकल जाए तो हजारों नहीं, हजारों लोग जो है जक़ात के मुस्तहिक है। आपको जो है जक़ात लेने वाला नहीं, देने वाला बनना है। अब जो है हर आदमी इंडिया के अंदर क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट में आपको IPL नहीं खेलना है, T20 नहीं खेलना है, वनडे नहीं खेलना है, आपको सिर्फ टेस्ट मैच खेलना है। टेस्ट मैच में भी फुल टॉस आए तो ही खेलना है, नहीं तो इत्मीनान से खड़ा रहना है। हाँ, बिल्कुल नहीं खेलना है। आपको मौका मिला तो ही खेलना है। जैसे समझदार जो खिलाड़ी होता है वो हर बॉल पे चौका छक्का नहीं लगाता, बिकॉज T20 वनडे तो है ही नहीं। हमको जो है टेस्ट मैच खेलना है। तो जब आप मौका मिला एक एक रन 2 रन लेते रहिए, जब भी मौका मिला चौके छक्के लगाते रहिए। हमारा जो है इंडिया का एक खिलाड़ी है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली में एक वक्त जो है वो पिच पे पूरा दिन खड़ा रहा, 60 ओवर खेला, 60 ओवर में सिर्फ 20 रन बनाया। इतना स्लो खेला, वर्ल्ड में गिनीज बुक में उसका नाम दर्ज हो गया कि इतना स्लो उसने खेला है। हमको भी इतना ही स्लो खेलना है। दूसरा खिलाड़ी जावेद मियांदाद, यानी कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी आपको लेना है, उस स्ट्रेटेजी से आपको खेलना है। जावेद मियांदाद की स्ट्रेटेजी क्या थी? वो एक रन लेकर के जो है पूरा जो है सेंचुरी बनाता था। वो बैटिंग के लिए आता तो पूरी फील्डिंग की मुआयना करता, फील्डर्स कहाँ खड़े हैं, और बॉल को जो है दोनों के बीच में प्लेस करता। दोनों फील्डर जब तक वो बॉल को आते उठाते फेंकते, जब तक उसका रन पूरा हो जाता। वो चौथे छक्के के चक्कर में नहीं होता, बोलता एक रन लेने में क्या है, आपका आउट होने का चांसेस भी कम है और आपकी सेंचुरी भी बन जाती है। तो उसकी स्ट्रेटेजी अलग थी। आपको वही काम करना है, इत्मीनान से काम करना है। आपने 5,000 से काम को शुरू किया, मैंने 7% नहीं लिया, यहाँ मैंने सिर्फ 5% लिया है। ये आपने देखा, यहाँ मैंने सिर्फ 5% काम किया है। तो पहले महीने के अंदर है, महीने में एक ही ट्रेड आपने लिया बाइंग सेलिंग के लिए। मैंने कहा एक ही लिमिटेड ट्रेड, 5,000 से काम को शुरू किया आपने, और जो है पहले महीने के अंदर आपको 250 रुपया प्रॉफिट हुआ, 5,250 रुपया। उस तरीके से जो है दूसरे महीने में सेम आपने काम किया, सेम जो है आपका क्या हो रहा है, पैसे की खेती शुरू हो गई। आपने 5,000 से काम शुरू किया, हर महीने आप खरीदना बेचना आपका चालू था। साल के आखिर में आपके जो है तकरीबन 9,000 के करीब आपके जमा हो गए। दूसरे साल में सेम प्रोसीजर आपको करना है, T20 वनडे नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट मैच खेलना है। टेस्ट मैच में फुल टॉस है तो ही खेलना है, नहीं तो इत्मीनान से खड़े रहना है। दूसरे साल में तकरीबन 16,000 रुपये आपके जमा हो गए। तीसरे साल के अंदर सेम प्रोसीजर आपको करना है। आपने जो है T20 नहीं वनडे नहीं, सिर्फ जो है टेस्ट मैच खेलना है। टेस्ट मैच में फुल टॉस आए तो ही खेलना है, तो इत्मीनान से खड़े रहना है। इत्मीनान से खड़े रहना है। तीसरे साल के अंदर आपने देखा कि तकरीबन जो है 29,000 आपके जो है जमा हो गए। चौथे साल के अंदर सेम प्रोसीजर आपने किया, T20 नहीं वनडे नहीं, सिर्फ टेस्ट मैच खेलना है। टेस्ट मैच में भी जो है फुल टॉस आए तो ही खेलना है। तकरीबन चौथे साल के अंदर सेम प्रोसीजर से आपके पास जो है 52,000 रुपये जमा हो गए। अब इसका ख्याल रखें कि आपने कोई पैसे इसमें विड्रॉ नहीं किया, कोई पैसा इसमें ऐड भी नहीं किया। पांचवें साल के अंदर सेम प्रोसीजर आपने किया, तकरीबन 94,000 रुपीज आपके जमा हो गए सेम प्रोसीजर से। छठे साल के अंदर फिर आपने देखा कि 1,67,000 रुपीज आपके जमा हो गए। आपको जो बताई गई तरतीब है उसी पे काम करना है, इत्मीनान से काम करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। सातवें साल के अंदर सेम प्रोसीजर, तकरीबन 3 लाख के करीब आपके जमा हो गए। हाँ। आठवें साल के अंदर तकरीबन आपने देखा 5.5 लाख के करीब आपके जमा हो गए। 9वें साल के अंदर तकरीबन जो है
9,71,000 रुपीज आपके जमा हो गए। हाँ, 10वें साल के अंदर सेम प्रोसीजर से तकरीबन 17.5 लाख रुपए आपके जमा हो गए। 11वें साल के अंदर तकरीबन जो है 31.5 लाख आपके जमा हो गए। 12वें साल के अंदर जो है 56 लाख के करीब करीब जमा हो गया। 13 साल के अंदर आपके जो 1 करोड़ रुपया आ गए। कहने का मकसद ये है कि अगर आपने 20 साल की उम्र में काम किया तो 33 साल के अंदर आपके अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपया आ जाना चाहिए। अगर 1 करोड़ रुपया आ गया तो बहुत सारे मसले आपके हल हो गए। आपकी जो है बहन की शादी है, घर बनाना है, आपको बिजनेस सेटअप करना है, भाई को बिजनेस सेटअप करना है, माँ बाप को जो है अपना जो है बच्चों की अच्छी खासी पढ़ाई है, तो बहुत सारे मसले आपके हल हो गए। अगर आपने 30 साल की उम्र में किया तो 43 ईयर्स के अंदर आपके 1 करोड़ रुपया आ जाना चाहिए। अगर आपने 40-50 साल की उम्र में किया तो आपका रिटायरमेंट लाइफ बल्ले बल्ले हो जाए, 63 ईयर्स के अंदर आपके पास जो है 1 करोड़ रुपया आ जाना चाहिए। तो ये जो है घर बैठे बैठे हर एक के लिए आसान है। इसको थोड़ा हमने समराइज किया है आपको समझने के लिए कि पहले साल के अंदर जो है आपके पास तकरीबन जो है कितने जमा हो गए। आपने देखा भाई पहले साल के मैंने काम किया तो तकरीबन 9,500 रुपये जमा हो गए। दूसरे साल के अंदर जो है सेम प्रोसीजर काम किया, तकरीबन 16,000 करीब जमा हो गए। फिर जो है तीसरे साल में 29,000, चौथे साल के अंदर 52,000, पांचवें साल के अंदर 93,000, छठे साल के अंदर 1,67,000, सातवें साल के अंदर 3 लाख, आठवें साल के अंदर 5.5 लाख, नौवें साल के अंदर 9.25 लाख, और 10वें साल के अंदर 17.5 लाख, 31.5 लाख, 56 लाख, और 13 साल के अंदर आपको 1 करोड़ रुपया आपके खाते में आ जाना चाहिए। इसको हमने एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि भाई किसी भी चीज को जो है आपको वक्त देना है। याद रखो, किसी भी चीज को क्या करना है, वक्त देना है। ये 5,000 रुपया आपने जो है इन्वेस्टमेंट किया है, 5,000 इन्वेस्ट किया है तो आपने इसको वक्त दिया। आप देखेंगे हल्लू हल्लू, स्लोली स्लोली, धीमे 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 इसका ग्रोथ देखिए, लेकिन आखिर के 4-5 सालों के अंदर देखो इसका ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो गया। अब हम समझते हैं कि भाई मैंने जो है आम की गुठली जमीन में डाल दी और 1 महीने के अंदर वो पेड़ तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना भाई। आपने आम की गुठली जो है अपने ठिकाने लगा दी, उसको खत पानी देते रहे, वक्तन फौक्तन खत पानी देते रहे, उसके देख रेख करते रहे। अब वो शुरू में जो है वो पौधा कमजोर होता है, लेकिन ऐसे ऐसे उसकी जो है जड़ें मजबूत होती है, तना भी मजबूत, जड़ें भी मजबूत हो रही, तना भी मजबूत हो रहा है, और एक वक्त आने के बाद में वो जो है घना पेड़ बन जाता है। अब वो साया भी देने लगता है, फिर थोड़े दिनों बाद में वो फल भी देना शुरू हो जाता है। एक बार फल देना शुरू हुआ तो फिर रुकता नहीं है। तो आपको किसी चीज को वक्त देना है। जैसे अभी आपने प्रोविडेंट फंड निकाला तो आप किसी जो है कंपनी में ज्वाइन हुए, आपने पीएफ में जो है पैसे डालना शुरू कर दिया, आपको पता है कि पीएफ जो है मेरे रिटायरमेंट में मुझे मिलेगा, तो 30 साल तक आप जो इसका इंतजार करते हैं, उसके बाद में कॉर्पस आपको मिलता है। आपने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मालूम 15 साल बाद इसका मुझे बेनिफिट मिलेगा, तो आप 15 साल तक उसका इंतजार करते हो। तो ऐसे ही जो है इस मार्केट के अंदर भी आपको टाइम देना है, उसको वक्त देना है किसी चीज को ग्रो करने के लिए। ओवरऑल जैसे एक नेचर का नियम है ना भाई, बच्चा जो है दुनिया में आने के बाद में फौरन बड़ा नहीं हो जाता है, उसको वक्त जाता है ना भाई, वक्त होने के बाद ही वो बड़ा होता है। स्कूल में आप एडमिशन लिया बच्चे को तो फौरन इंजीनियर डॉक्टर थोड़ी निकलता उसमें से, उसका वक्त होता है कि 10 साल वो स्कूलिंग किया, फिर उसके बाद वो जो है एडमिशन लेगा, मेहनत करेगा, उसके बाद कहीं वो इंजीनियर या डॉक्टर बनता है। तो आपको उसको वक्त देना है, कहने का मकसद ये है। अब जो है शेयर मार्केट ने कई लोगों को करोड़पति बनाया। इन्फोसिस कंपनी में अंदर अगर 93 के अंदर किसी ने 10,000 रुपया लगाया होता तो गूगल के अंदर आप सर्च कर सकते हो, 2020 के अंदर तकरीबन वो 50 करोड़ का मालिक होता। विप्रो असीम प्रेमजी की कंपनी है, इस कंपनी तो कई लोगों को करोड़पति बनाया। 1980 के अंदर अगर विप्रो के अंदर आपने 1,000 रुपया लगाया होता तो 2020 के अंदर तकरीबन आप 600 करोड़ के मालिक हो जाते। मैं इसको लिख के आपको समझाता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। विप्रो में अगर आपने जो है 1980 के अंदर 1980 के अंदर विप्रो में आपने 1,000 रुपया लगाया होता तो आज की तारीख में आप 600 करोड़ के मालिक होते। 600 करोड़ बोले तो बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। लेकिन आप बोलोगे अरे भाई आपको नहीं पता 1980 के अंदर बहुत गरीबी थी। भाई आपको क्या पता, बहुत गरीबी थी, ठीक है भाई 1980 के अंदर बहुत गरीबी थी। आपने 1,000 रुपया नहीं, आपने 100 रुपये लगाए होते तो भी आप 60 करोड़ के मालिक होते। कितने करोड़ के? 60 करोड़। 60 करोड़ भी आज की तारीख में बहुत बड़ी रकम होती है। आपने कहा आपको नहीं पता भाई 1980 के अंदर कितनी गरीबी थी, बहुत गरीबी थी, ठीक है भाई बहुत गरीबी थी। आप 10 रुपये लगा लेते, 10 रुपये लगा देते तो भी आज 6 करोड़ के आप मालिक होते। 6 करोड़ पे भी बहुत बड़ा काम, मसला आपका हल हो जाता, बहुत सारी परेशानी मसले हल हो जाते। लेकिन ना आपने 10 रुपया लगाया, ना 100 रुपया लगाया, ना आपने 1,000 रुपया लगाया, ठीक है। हो सकता है फतवा हो कि भाई हराम 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 है, हराम के फतवे से आपने जो है ना किया, या आपको इल्म ही नहीं, कोई बताने वाला नहीं था, तो आपको बताने वाले भी आ गए।
फतवे भी आपके सामने आ गए कि शेयर मार्केट पूरा के पूरा हराम नहीं है, इसके अंदर आप जो है इत्मीनान से शरीयत के दायरे में आप काम कर सकते हो। अब कितने ही ट्रस्ट है, बम्बई के अंदर देख लो, पूना में देख लो, सूरत में देख लो, अहमदाबाद में देख लो, हैदराबाद में देख लो, बेंगलोर के अंदर देखो, कितनी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टीज है जो हमारे जो है पुराने निज़ाम और जो है उन्होंने जो है वक्फी प्रॉपर्टी जो छोड़ के गए हैं। लेकिन क्योंकि हमने जो है, और ये ट्रस्टों के अंदर लाखों करोड़ों रुपए जो है ट्रस्टों के जो है वो बैंकों के अंदर फिक्स डिपॉजिट में पड़े हुए हैं, अगर वही पैसा सही तरीके से इस्तेमाल करते तो आज हमारी उम्मत को कितना फायदा होता। लेकिन हमारे को वही था, वो फतवा होगा या कोई बताने वाला नहीं था, तो उसका नुकसान जो है हमको खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन अब जो है आपके सामने सब बातें क्रिस्टल क्लियर है, फिर भी अगर आपने काम नहीं किया तो नासमझी आपकी होगी। एक वीडियो हम देखेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से हमारे साथ हमारे अगले दर्शक हैं रवि। इनसे बात करते हैं। रवि, मॉर्निंग टू यू, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। सर मेरे दादाजी ने 1990 में MRF शेयर्स लिए थे 20,000 सर। अच्छा। और उनके सर्टिफिकेट्स टाइप मेरे पास दादाजी ने अभी दिए हैं। एक्चुअली ये पिछले 10 साल से पैरालाइज हो गया था इनको, तो मैं इनको गांव से अपने पास ले आया, इनका इलाज किया, तो अब जाके थोड़ा रिकवर हुए हैं। सर मैं जानना चाहता हूँ ये किस तरीके से और कहाँ सेल आउट होंगे, या जैसे मैं इनको सेल करना चाहता हूँ। आप बेचना चाहते हैं इसे? यस सर। शेयर सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास? शेयर सर्टिफिकेट 1990 के हैं, 20,000 शेयर्स हैं MRF। ऑल राइट। एक्चुअली इसमें एक दिक्कत ये भी है विवेक की जो सेबी ने एक वो डेडलाइन रखी थी सारे ही फिजिकल शेयर्स को तब्दील करने की डीमैट में, वो डेडलाइन क्योंकि गुजर चुकी है, सो आई थिंक मे बी मेरे ख्याल से मीर अभी भी ये डीमेटीरियलाइज कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते उसमें फिजिकल। तो पहले आपको जाके किसी भी जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है उसके पास आप जाइए, इनको डीमैट में आप कन्वर्ट करिए और उसके बाद आप इनको बेच सकते हैं। राजेश, आपसे भी राय ले लेते हैं, ये सही है? जी बिल्कुल सही कहा विवेक जी आपने। इन्हें पहले KCDP के यहाँ जाकर के अपने दादाजी के नाम पे अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जहाँ की KYC के सारे नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे, और उसके बाद ये वहाँ डीमैट में जमा देंगे, फिर ये डीमैट होगा शेयर, उसके बाद ये चाहें तो इन्हें बेच सकते हैं। जहाँ तक कंपनी के कामकाज का सवाल है वो तो अच्छा चल रहा है जैसे सबको ही पता है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी होल्ड की जा सकती है, बट चूंकि इन्होंने मन बना लिया है बेचने का तो इन्हें पहले डीमैट कराना पड़ेगा। खैर आपको ये भी बता दें रवि कि ये जो शेयर्स हैं आपके पास, इसकी कुल वैल्यू इस समय की वैल्यूएशन के हिसाब से MRF चल रहा है करीब 64-65 हज़ार के बीच में, उसके मुताबिक करीब 130 करोड़ के आसपास आती है। अब ध्यान रखिएगा एंड सी टू इट। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर जो है दादाजी ने अपने ज़माने के अंदर जो है MRF टायर्स के शेयर खरीदे थे। अब जो उनको पैरालाइज का अटैक भी आ गया, पोते ने फ़ोन किया तो पता चला भाई 130 करोड़ की जो है कीमत के शेयर हो गए। तो ये था उनके जो है गैरों ने जो मेहनत की अपने लोगों पर, और अपने तौर पे जो है पुश्तैनी मेहनत है, तो उनके पास जो है वो आज जो है पैसों के मामले में वो स्ट्रांग है। अगर ये कोविड और 10 साल भी चला तो जाहिर सी बात है कोविड जो है 2025 तक चलता रहेगा इसी अंदाज में, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे जैसे लोगों को बहुत फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज हमने कभी जो है पैसे के मामले में फिक्र नहीं की थी। दूसरी बात यह है कि एक बम्बई के अंदर जो है एक साहब थे, बड़े जो है बड़े ओहदे के थे, पैसे वाले थे, उन्होंने अपने बच्चे का जो है सालगिरह मनाने का इरादा किया, तो बड़े बड़े लोगों को जो है इनवाइट किया इसके लिए। तो बड़े बड़े लोग जो है बच्चे के बर्थडे में शामिल भी हुए। किसी ने जो है मिठाई लेकर आए गिफ्ट के तौर पे, किसी ने कपड़े लेकर आए, किसी ने जो है और उसके लिए खिलौने लेकर आए। एक समझदार आदमी था, उसने जो है उस बच्चे के लिए जो है किसी कंपनी के शेयर्स लेकर आ गया। मिठाई तो खा के खत्म हो गई, कपड़े पहन के पुराने हो गए, खिलौने यूज करके जो है बर्बाद हो गए, लेकिन जो शेयर सर्टिफिकेट थे उनको जो है वो सेफ में रखा गया। जब बच्चा बड़ा हुआ 15 साल का और शेयर्स को जब निकाला गया तो जो शेयर्स 20,000 की कीमत के थे वो 55 लाख की कीमत के हो गए थे। तो ये होता है कि भाई जो बड़े लोग होते हैं वो बड़े बनते जाते हैं और गरीब लोग जो गरीब होते जाते हैं। तो ये है इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट और पैसे की खेती समझना है, ये एक बार आपने समझ लिया तो आपके लिए जो है शेयर मार्केट कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, पेचीदगी नहीं है कि आसमान में आपको जो है कोई सैटेलाइट उड़ाना है कि भाई मेरे बस की बात नहीं है। इसमें सिर्फ बाइंग और सेलिंग है। मैंने आपको बता दिया कि आपको ये पता चल जाए कि पैसा आ कहाँ रहा है, कौन सी कंपनी में लग रहा है, कौन सी कंपनी से पैसे जा रहा है। ये चीज आपको समझ में आ गई तो शेयर मार्केट आप मास्टर बन गए। और क्या करना है इसके अंदर।
स्क्रिप्ट के अंदर बताया जा रहा है कि गुड इन्वेस्टमेंट्स आर लाइक ट्रीज, दे डिमांड अटेंशन एंड केयर इन द बिगिनिंग, बट वंस दे ब्लॉसम दे प्रोवाइड शेड इन ऑल सिचुएशन ऑफ लाइफ। तो आपने जैसे मैंने बताया कि आम की गुठली है, आम की गुठली तो आपने खा लिया और खाने के बाद में आपने कचरे के डब्बे में डाल दी तो वो तो बर्बाद हो गई, लेकिन उसी आम की गुठली को आपने जो है जमीन में गड्ढा कर दिया, गड्ढा करने के बाद में खत पानी मुस्तकिल देते रहे, शुरुआत में जो है वो तो कमजोर रहेगा, शुरुआत में क्या है वो पेड़ कमजोर रहेगा, कमजोर उसकी जो है उसका जो है कमजोर है, लेकिन आपने उसकी देखरेख की, अब उसकी जड़ें भी मजबूत हो रहे, तना भी मजबूत हो रहा है, जड़ें भी मजबूत, तना भी मजबूत हो रहा है। एक वक्त आ रहा है कि वो घना पेड़ बन गया, साया भी दे रहा है, एक वक्त आएगा वो फल भी देना शुरू हो जाएगा। यही काम आपको करना है। आपको क्या करना है, पैसे की खेती। तो आपने जो है अपने नाम पे जो है क्या कर दिया, एक पेड़ लगा दिया। अब जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हो, आप बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हो, ये पेड़ क्या करेगा, आपके जो है बुढ़ापे का सहारा बनेगा, रिटायरमेंट का सहारा बनेगा, आपके बच्चे बड़े हो उनकी जो है उनकी पढ़ाई, उनका एजुकेशन, उनकी शादियां का देख रेख कौन करेगा, ये पेड़ उठाएगा। आपके माँ बाप बूढ़े हो, उनका खर्चा कौन उठाए, ये उठाएगा। आपकी बहन जो है गरीब है, आपने क्या किया, उसके नाम से एक पेड़ लगा दिया। अब जैसे जैसे बहन जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है, ये पेड़ जो है जवान होता जा रहा है, बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, तो पूरा जो है उनकी फैमिली का खर्चा कौन उठाएगा, ये पेड़ उठाएगा। आपके दोस्त जो अजीज है, बचपन में साथ में खेले हैं, आज जो माली एतबार से कमजोर है, आपने उसके नाम से जो है एक पेड़ लगा दिया। अब क्या होगा, वो दोस्त जो है बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन क्या करेगा, ये पेड़ जो है उसके बुढ़ापे का, उसके बच्चे का, उसके खानदान का पूरा खर्च उठाएगा। ऐसे ही आपने पेड़ के मदरसे के नाम पे लगा दिया। अब आप रहे ना रहे, ये क्या करेगा, पेड़ जो है मदरसे को जो है पालता पोसता रहेगा। जैसे अब जो है वो दौर तो रहा नहीं कि भाई हम मुसाफिर खाने बना ले या फिर आप जो है कुएं खुदवा ले, वो जमाना तो चला गया। तो आपने इस तरीके से जो है खैर के काम कर दिए, तो जो है आपके जाने के बाद में भी क्या होगा, उनको फायदा पहुंचता रहेगा और आपको भी फायदा पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं पैसे की खेती। अब इस तरीके से जो है मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाना चाहिए कि डियर कस्टमर, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद ₹1 crore एंड द बैलेंस इन योर अकाउंट एज ऑफ डेट इज सो एंड सो। 1 करोड़ का जो है मैसेज आपके मोबाइल पे आ जाना चाहिए। ये कितनी फिगर है, 8 फिगर है, बल्कि जो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है, इतनी बड़ी फिगर आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए। हाँ, इतनी मेहनत करें आप। अब इतने साल तक आपको पैसे की खेती कैसी करनी नहीं पता है। इस फिगर के अंदर 2 बंदे हैं, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। लेफ्ट वाले को भी करोड़पति बनना है, लेफ्ट वाले को भी करोड़पति बनना है, राइट वाले को भी करोड़पति बनना है, दोनों को करोड़पति बनना है। दोनों ने आज जो है, राइट वाले ने आज जो है वो वेबिनार अटेंड किया, उसको समझ में आ गया कि भाई करोड़पति बनना ओवरनाइट नहीं होता, एक स्टेप्स होता है। एक एक स्टेप्स लेकर के जो है छोटे छोटे स्टेप्स लो, आप जो है करोड़पति बन जाएंगे। लेफ्ट वाले को, उसको भी करोड़पति बनना है, लेकिन इसके बाद जो है रास्ता नहीं है। आज आपको रास्ता समझ में आ गया कि इस तरीके से अगर आपने स्टेप्स लिया तो आपके लिए करोड़पति बनना कोई बड़ी बात नहीं है इंशाल्लाह। और सबसे अहम चीज है, हमारे मुसलमान लड़कों के अंदर जो है जॉब मिल जाए। हाँ, किसी के हाथ में हुनर आ जाए तो वो कहीं भी बैठकर जो है वो काम कर सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है। अब जो मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे जो है जमीन खरीदनी है, मैं चला गया तो सामने वाला कहता है कौन खरीदार, तो बोले वो टोपी वाला कुर्ते वाला खड़ा है ना, उसको खरीदनी है। तो कहा मुझे नहीं बेचनी, मुझे अपनी जमीन बेचनी है। खरीदार आता है, बोले कौन है, किसकी जमीन है, तो बोले वो देखो वो दाढ़ी वाला खड़ा है उसकी जमीन है। बोले नहीं खरीदना हमको। तो मुल्क के हालात ऐसे हो गए कि दाढ़ी वाले टोपी वाले की दुकान से माल मत खरीदो, उनकी गाड़ी में मत बैठो। लेकिन शेयर मार्केट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट के अंदर यहाँ बायर सेलर जो है वो किसी की आइडेंटिटी, किसी की पहचान यहाँ जो है शो नहीं होती है कि बंदा कहाँ बैठा है, कौन बैठा है, क्या है, किसी की पढ़ाई और किसी को मालदार है, कोई गरीब है, कि गोरा है, कि काला है, कि मुस्लिम है, कि गैर मुस्लिम है, किसी की आइडेंटिटी पहचान जाहिर नहीं होती है। इस फिगर के अंदर आप देखेंगे कि भाई एक बंदा जो है वो खरीदार जो है वो कहाँ बैठा है, हाँ खरीदार बैठा है पूना के अंदर, और जो है बेचने वाला बैठा है दिल्ली के अंदर, पता नहीं कौन है, ये अहमदाबाद में है, या आगरा के अंदर है, या इंदौर के अंदर है, या वडोदरा के अंदर है, या नासिक के अंदर, या नोएडा के अंदर, या लखनऊ के अंदर, सिंगापुर के अंदर, ये हांगकांग के अंदर, ये चंडीगढ़ के अंदर, ये सूरत के अंदर, ये दुबई के अंदर, ये लंदन के अंदर, ये न्यू जर्सी के अंदर, ये कुवैत में बैठा है, ये भरूच में बैठा है, ये रांची में है, मुंबई में है, त्रिवेंद्रम में, ये बेंगलोर में है। तो इतने पलक झपकते इतने सारे सौदे हो जाते हैं कि किसी को अंदाजा होता ही नहीं कि कौन बैठा है, क्या किया है। ठीक है ना। तो ये सब जो है नफसा नफसी वाले मामले यहाँ जो है पेश नहीं होते। और दूसरी बात ये है कि यहाँ आपका जो है डिमैट अकाउंट ओपन होता है, और डिमैट अकाउंट के अंदर जो है आपने क्या बाय किया, क्या सेल किया, तो पूरा की पूरा, जैसे बैंक का स्टेटमेंट आप चेक करते हो, बैंक के स्टेटमेंट में आपने बाय किया, आपने जो है इन आउट क्या है आपको पूरा पता चलता है यहाँ भी कि आपने क्या बाय किया, कितने में बाय किया, क्या सेल किया, कितने में सेल किया। तो कहीं भी आपका जो है ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। जब भी आपको पैसे की जरूरत है, आपने पैसे विड्रॉ कर लिए, तो पूरे के पूरे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है।
किसी थर्ड पार्टी को आपने पैसा नहीं दिया है। हम आपको वादा करते हैं कि 15 दिन की ट्रेनिंग और 6 महीने की प्रैक्टिस अगर हमारे साथ बने रहे तो इंशाल्लाह मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली हमारे हर मसले जो है हल हो जाएंगे। आज आप देखते हैं कि हर घर के अंदर जो है झगड़े हैं। किस बात के झगड़े हैं? भाई भाई के अंदर झगड़े, सगी बहनों में झगड़े, माँ बेटे में झगड़े, बाप बेटे में झगड़े, चाचा भतीजे में झगड़े। किस बात के झगड़े? भाई वही जो है पैसे के झगड़े हैं। तो इंशाल्लाह जो है पैसे के मसले हल हो गए, मेंटली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली सब जो है क्या हो जाएगा, हमारे जो आपस के जो है दरारें वो इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है? इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना है और तरक्की आप करते रहिए इंशाल्लाह। आपके जहन में है कि भाई हम करोड़पति नहीं बन सकते, ये हमारा माइंडसेट बना कि हम करोड़पति, हम जो है तरक्की नहीं कर सकते। नहीं भाई, जैसे जो है बड़े बड़े जानवर होते हैं ना, उनको बचपन में जो है लोहे की जंजीर से बांधा रखा रहता था और वो अंधुक कोशिश करते सालों साल के उसको तोड़ करके बाहर आ जाए, लेकिन वो तोड़ नहीं पाते। अब बड़े होने के बाद में उनको एहसास होता है कि भाई हम जो है इसको तोड़ नहीं सकते। उनका माइंडसेट बना हुआ है। अभी इस पिक्चर के अंदर इतना बड़ा जानवर है, अब प्लास्टिक की कुर्सी से बना हुआ है, तो चाहे तो किसको खींच करके कहां से कहां तक लेके जाए, लेकिन उसका माइंडसेट है कि भाई इसको खींच कर लेके नहीं जा सकता। वैसे ही हमारा माइंडसेट है कि हम करोड़पति नहीं बन सकते। नहीं, इंशाल्लाह हम भी जो है वो करोड़पति आसानी से बन सकते हैं। तो आज हमने देखा पैसे की खेती कैसे की जाती है, और ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस हमने इसको डिजाइन किया है। ऐसे नहीं कि ओवरनाइट हमने बैठा और इसको जो कर लिया, ये एक्सपीरियंस से जो है इस काम को हमने सीखा है और इस काम को जो है आप तक पेश किया है। और जो है मकसद हमारा ये है कि हम जो है फाइनेंशियली अपनी कम्युनिटी को जो है फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर ले। ठीक है, तो एक बेहतरीन मौका आपके लिए है आपको ज्वाइन करने का। वक्तन फ़ौक्तन हमारे जो है वो प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उसमें ज्वाइन कर लीजिए। आगे चल के हमारे कुछ प्रोग्राम्स है, मसलन जो है हम सेंटर्स बनाना चाहते हैं पैन इंडिया बेस पर। मुसलमानों की घनी आबादी होती है, जैसे रायपुर ले लो, राजस्थान ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, या अपना जो यूपी ले लो, एमपी ले लो, महाराष्ट्र ले लो, गुजरात ले लो, साउथ के इलाके ले लो, नॉर्थ के इलाके ले लो, हर जगह मुसलमानों की घनी आबादी है। तो इन घनी आबादी के अंदर हर शहर के अंदर, छोटे बड़े शहर के अंदर हमारे सेंटर्स हो, ताकि यहाँ हमारे बच्चे बच्चियाँ आवे और उस सेंटर्स में आके बैठ के सुबह 9 से लेकर शाम के 5:30 बजे तक 5 बजे तक बैठे और मार्केट को सीखे और मार्केट में फैल जाए। तो इंशाल्लाह उनके लिए रोजी कमाना उनके लिए आसान हो जाएगा। और पर्दे के एहतमाम के साथ उलमाओं के लिए हमारा इतना अच्छा प्रोग्राम हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, हम उलमाओं के लिए स्पेशल प्रोग्राम्स करते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि डेफ एंड डम के लिए हम जो है प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि डेफ एंड डम एक जो गूंगे और बहरे होते हैं बच्चे, ये जो है बोल नहीं सकते लेकिन इनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। अगर ये बच्चे भी इस काम को सीख लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, घर बैठे बैठे इंशाल्लाह जो है तरक्की करेंगे। तो ये सब प्रोग्राम्स हम आगे लेकर आ रहे हैं। बहुत सारा जो है प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है, धीरे धीरे जो है हम इसको जो है आगे लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह। हमारी कंपनी का नाम है फोकस सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट। माय नेम इज फिरोज आगा, आई एम फ्रॉम मुंबई। और इस काम को जैसे मैंने बताया कि ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस हमने इसको डिज़ाइन किया है, और जो भी बातें हमने बताई है ये जो है आउट ऑफ एक्सपीरियंस है। तो ये प्रोग्राम्स में आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।